ना नहीं है, बस रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये मैसेज जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट करें इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सर आज इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिस्कस करेंगे? ऐसे तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कस हो रहा था। ठीक है, ऐसे तो डिमांड सप्लाई में डिस्कस हो रहा था, डिमांड सप्लाई के अंदर में जैसे लास्ट क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात हुआ था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस किए थे। जिन लोगों का मिस हुआ है बैकअप अवेलेबल है, डोंट वरी। अच्छा, आज भी ना डिमांड का ही एक टॉपिक है, मतलब काफ़ी अलग टॉपिक है, मतलब अलग इन द सेंस, मतलब उसको अलग से भी समझा जा सकता है। मतलब अगर किसी का डिमांड का नॉलेज हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी वो समझ सकता है। बट इट्स अ वेरी हार्डकोर पार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो। चैप्टर का नाम है सर कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है सर? टॉपिक का नाम कंज्यूमर बिहेवियर। बिहेवियर। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर सुनते ही क्या फील हो रहा है? मतलब जैसे ही वर्ड सामने आया आप लोगों का, क्या फीलिंग आ रहा है आप लोगों को? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब बताना प्लीज, कोई भी बता सकते हो। हाउ डू फील कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स? ऐसे सुन के क्या लग रहा है? किताबी बात नहीं चाहिए, सुन के क्या फील हो रहा है? एनीवन? সো নেচার, কাস্টমারের নেচার কিরকম হবে? कस्टमर का नेचर कैसा होगा? स्नेसिस कह रहा है कि हाउ कस्टमर एक्चुअली बिहेव। ये जो टॉपिक है ना कंज्यूमर बिहेवियर, ये टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर का और एक दूसरा नाम भी है इसको, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियरल साइंस बोल के इकोनॉमिक्स में एक एरिया है, उसमें भी बताया जाता है बिहेवियरल साइंस। ओके, इसके ऊपर पढ़ाई भी होता है अलग से, इंडिया में भी होता है थोड़ा बहुत, बट यूएस यूके जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा होता है बिहेवियरल साइंस। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर या बिहेवियरल साइंस है, इसका दो एरिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इकोनॉमिक्स में तो इम्पैक्ट है ही, बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मार्केटिंग बोल के एक पेपर होता है, बीकॉम लेवल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग आजकल बीकॉम में होता है, एमबीए लेवल में पढ़ा जाता है। मार्केटिंग का वर्ड आप लोग सुने हो, मार्केटिंग एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, जो लोग एमबीए वगैरह करते हैं आप लोग सुने होंगे, या फिर बीकॉम में भी एक सब्जेक्ट के तौर पे रहता है सर, सेकेंड ईयर मोस्ट प्रोबेबली रहता है। अदरवाइज ये टॉपिक जो है ना, रियल लाइफ में मार्केटिंग का जॉब भी बहुत होते हैं। चलो, इसका मतलब आप लोग तो कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड के हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीएमए हो, तो आप लोगों के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में आज का क्लास नहीं है, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव पे है। बट कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग पे भी यही वाला टॉपिक है, बट वहां पर थोड़ा फ्लो जो है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में होता है। लेकिन हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जहां मार्केटिंग स्टार्ट होगा उससे पहले वाला एरिया क्या जानते हो? इकोनॉमिक्स। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का इकोनॉमिकल थॉट्स आज हम लोग सीखेंगे, काफी कोर एरिया है, बट उसका एप्लीकेटिव एरिया जब आप लोग मार्केटिंग पढ़ोगे तब सीखोगे। ऐसे 11 12 में भी मार्केटिंग का, 12 में मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। लोग उतना ख्याल नहीं रखता, जो करता है वो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं सर। आप लोग धीरे धीरे सुनो और कंज्यूमर बिहेवियर को एकदम समझ लो, टॉपिक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रख लो। ठीक, क्वेश्चन आंसर भी तभी सॉल्व कर पाओगे कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग एनीथिंग। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, फिर बीच बीच में क्वेश्चन भी लेता जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो टॉपिक इज दिस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने से पहले एक बार हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का कुछ पॉइंट एक बार इमेज वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इमेज वाइज क्या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? बोलिएगा प्लीज। यस सर। हाँ यस सर, सर। दिख रहा है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे तो मैंने आप लोगों को बोला कि ये मार्केटिंग में भी पढ़ा जाता है, बट करेंटली हम लोग मार्केटिंग नहीं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड बोलेंगे, बट मार्केटिंग का अप्रोच इसमें बहुत जोर आएगा, बिकॉज यहाँ पर यूटिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक फॉरेन मार्केट है, ये बेल्जियम का एक मार्केट है सर। सो वेरी हाईफाई मार्केट, मतलब बहुत ही सुंदर है, मतलब वेरी आर्किटेक्चरल वाइज भी बहुत सुंदर है। तो ये मार्केट में लोग कुछ ना कुछ लेने के लिए घूम रहा है। ये सब आपको जो बगल बगल में दिख रहा है ना, ये सब एक्चुअली शॉप है सर। ठीक है, ठीक है, तो सवाल क्या है? ठीक है, शॉप है, जो है समझ में तो आ रहा है, बट व्हाट इज़ द पॉइंट सर? पॉइंट ये है कि ये जो भी आप देख पा रहे हो, ये आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता है। ठीक है,
इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर बिहेवियर का जो पॉइंट है ये आपको मार्केटिंग के बारे में भी कुछ बताएगा। जैसे ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट होने से पहले आपको एटीट्यूड, मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, नॉलेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं। ऐसे तो देखो सर, इकोनॉमिक्स में तो पढ़ना है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें हम लोग वांट सीखेंगे, यूटिलिटी सीखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लिमिट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखेंगे। फिर उसके बाद मर्सल एंड हिक्स एंड एलन के बारे में सीखेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में सीखेंगे। तो ये सब तो इकोनॉमिक्स है, बट सर इसके साथ मार्केटिंग का क्या कल्चर है, क्या कनेक्शन है, वही मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा कनेक्शन आप लोगों के साथ जरूर जोड़ना चाहूँगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आप लोग जब बाद में कोई भी कंपनी में एज ए जॉब करने के लिए जाओगे ना, चाहे एज ए चार्टर्ड जाओ, सीएस जाओ, सीएमए, या फिर एमबीए करके मार्केटिंग करके जाओ, आप लोगों के लिए ना ये एक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा, बिकॉज मार्केटिंग थोड़ा सा तो सबको होना चाहिए। एटीट्यूड, मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, नॉलेज। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग स्टिमुली, स्टिमुली मतलब समझते हो, स्टिमुलस मतलब बेसिकली ऐसा क्या चीज़ है जो कोई भी प्रोडक्ट का मतलब इकोनॉमिकल वैल्यू को बढ़ा सकता है या फिर उसका बिजनेस को बढ़ा सकता है। उसके लिए प्रोडक्ट का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इससे पहले किसी ने भी ये वर्ड सुना है सर, 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है इसको, यस सर। है ना। मैं किसी को भी मार्केटिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, ओके। एंड कंज्यूमर सरप्लस हैज डीप इम्पैक्ट विद इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, सो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब बहुत इंपैक्ट करता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी चलता ही तो है ये सब चीज़ों से, प्रोडक्ट रहेगा, प्राइस रहेगा, प्लेस रहेगा, प्रमोशन रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके ये दुकानदार तो अपने हिसाब से करेगा। अब बायर का डिसीजन प्रोसेस भी इंपैक्ट करेगा। कैसे इंपैक्ट करेगा, वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब उसके लिए क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढेगा। अगर घर में राइस नहीं है तो राइस का उसका प्रॉब्लम है, इफ दे डोंट हैव अ राइस इन देयर होम, ठीक है, देन दे विल नीड टू बाई द राइस, या फिर उसके घर में अगर मैगी नहीं है तो मैगी पैकेट लाने जाएगा ना। हाँ सर, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, जो वो ढूंढ रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर सपोज आईफोन 12 प्रो आया मार्केट में, तो आपका प्रॉब्लम था कि भाई बहुत दिन से आईफोन 12 आपको चाहिए था, प्रो मैक्स या जो भी वर्जन आपको चाहिए, अब प्रॉब्लम था आपके लिए, वो चाहिए आपको, करेक्टली इंफॉर्मेशन सर्च किया, अरे भाई मार्केट में अवेलेबल हो गया, अमेजन लॉन्च कर रहे हैं, तो भाग भाग के जाओगे कि नहीं जाओगे। हेलो सर बोलो, ये इकोनॉमिक्स कैसे चलता है, कंज्यूमर बिहेवियर पे चलता है, और कंज्यूमर बिहेवियर इस तरह से काम करता है। क्या बात समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है सबको? बोलो सर, एक बार बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसमें बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। कंज्यूमर का बिहेवियर डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, प्लेस पे, प्रमोशंस पे, जो 4 P's है। एंड बायर का डिसीजन डिपेंड करता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन से, इंफॉर्मेशन रिसर्च से, ऑल्टरनेटिव इवेल्युएशन से, परचेस डिसीजन से, पोस्ट परचेस के ऊपर भी। एंड बायर का रिस्पॉन्स क्या डिपेंड करेगा सर, बायर का रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, बायर का रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा प्रोडक्ट चॉइस पे, ब्रांड चॉइस पे, डीलर चॉइस पे, परचेस टाइमिंग पे, परचेस अमाउंट पे, तभी ना इकोनॉमी चलेगा सर। तो इसलिए इकोनॉमिक्स के साथ मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। एनवायरमेंटल स्टिमुली, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, सभी चीज़ इंपैक्ट करता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर पे, चाहे वो बेल्जियम हो, पेरिस हो या कलकत्ता हो, ठीक है। ये देखो सर, ये इमेज जो है सर, ये मेरे पास एक कलेक्शन था, ये जेरूसलम का एक इमेज है, ठीक है। ऑरेंज ले रहा है, तो वहाँ पर ऑरेंज बहुत ज़्यादा मिलता होगा, या फिर जिस तरह से बिक रहा है ऐसा लगता है कि काफ़ी सस्ता होगा यहाँ पर। जिसको वेजिटेबल डाइट पसंद है उनको ये सब खाना, लेटूस, एप्पल, गाजर। कंज्यूमर बिहेवियर समझ रहे हो सर, कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करता है अवेयरनेस पे, कंसिडरेशंस पे, परचेज पे, रिटेंशन पे, एडवोकेसी पे, ठीक है। जैसे रेडियो, टीवी में वो एड सुनते हैं, ऑनलाइन एड्स देखते हैं, सोशल एड्स देखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इस तरह से चेंज होता है। कंज्यूमर मतलब बेसिकली कस्टमर का बात कर रहा हूँ सर, आप हम सब कोई कंज्यूमर एंड कस्टमर से, वी ऑल आर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर इन सम हाउ। सबका अपना अपना रोल है। कहाँ से मिलता है, ब्लॉग से, मीडिया से, डायरेक्ट मेल से, वेबसाइट से, कॉन्टैक्ट सेंटर से, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होता ही है। तो इसको जो फॉलो कर सकता है ना, ये जो रूट, ये कस्टमर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं और अपना इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं। ये आइसक्रीम क्या बताते हैं, आइसक्रीम, आइसक्रीम एक बहुत पॉजिटिव मार्केटिंग है, जानते हो। आइसक्रीम हमेशा, जब भी किसी को आइसक्रीम पसंद होता है ना, वो बड़ा खुश मिजाज से आइसक्रीम खाने जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? आइसक्रीम, कोई मुझे आइसक्रीम चाहिए बोल के ऐसा नहीं होता, आई नीड आइसक्रीम, आइसक्रीम ऐसा करके चिल्लाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आइसक्रीम देख के लोग खुशी होते हैं जिसको खाना होता है। मैं तो आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खा पाता बिकॉज ऑफ सम टीथ प्रॉब्लम,
बट सीरियसली बताऊं, जिनको आइसक्रीम पसंद है वो बड़ा पॉजिटिव वे में आइसक्रीम खाने जाते हैं, यस और नो? यस सर। मतलब यस सर। यस सर, बड़ा खुश हो आप लोग। तो ये सब कंज्यूमर बिहेवियर, आप समझ रहे हो ना सर? कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब कुछ इमेज दिखा रहा हूँ जो आपको कंज्यूमर बिहेवियर के प्रति थोड़ा कनेक्ट कर रहा है। ये देखो, एक बंदा यूएस में ही कहीं पर है, ये गोल्ड खरीद रहे, शायद अपने बीवी के लिए कुछ खरीद रहे, अपने वाइफ के लिए। तो कोई भी अगर जिसको लेना है ना, ये इमेज क्या सिखाते हैं जानते हो कंज्यूमर बिहेवियर में? ऐसे दुकान में आके तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बट अगर कोई सच में खरीददार है ना, वो बहुत गौर से देखेगा। मतलब ऐसे जिनको लेना नहीं होता है ना, वो तो बस देखते हुए निकल जाएगा, लेकिन जिसको लेना होता है ना प्रोडक्ट, वो जेन्युइनली देखता है और उसका एक एक करके मतलब बारीकी से देखता है। बिकॉज अगर आप उसमें 500 खर्चा करो या फिर 5 लाख, ठीक है, अल्टीमेटली 500 इज योर एंड 5 लाख इज ऑल्सो योर। तो ये भी एक कंज्यूमर बिहेवियर है कि भाई अगर कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट पे खर्चा करने से पहले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो अभी तक कस्टमर बना नहीं है बट बनेगा, ऐसा केस में देखा जाता है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होता है ना, वो हमेशा वो इस कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि हमेशा हर चीज़ को बारीकी से देखता है। यहाँ पर देखो, एक मॉम एंड एक उसकी बच्ची, ठीक है, एक गर्ल्स एंड उसकी मॉम। कभी कभी मॉम अपने हिसाब से घर का खाना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चा लोग भी बहुत चिल्लाते हैं कि माँ कॉर्नफ्लेक्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये भी एक कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, आई नीड कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है, ये वाला पाइनएप्पल फ्लेवर चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। ये सब इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, ये सन नो सर, बोलो। दिस थिंग्स इकोनॉमी को इम्पैक्ट Yes, करता है sir. कि नहीं करता? करता है ना Yes, sir. बेसिकली। मतलब मॉम का बिहेवियर भी इम्पैक्ट फैलता है और बच्ची का बिहेवियर भी इम्पैक्ट देता है। कंज्यूमर बिहेवियर गजब चीज़ है सर। जिसको हार्ले डेविडसन है, अच्छा आप लोगों में से कोई बताओ कि यहाँ पर किसको किसको ये गाड़ी पसंद है? गर्ल्स बॉयज सबको पसंद होता है, बट सीरियसली किसी को पसंद है ये गाड़ी या किसी को पसंद नहीं है? मुझे तो इसका अच्छा लगता है, मतलब काइंड ऑफ अपने इंडिया का रॉयल एनफील्ड जैसा, बट उससे भी हाई फाई है। क्या गाड़ी है बोलो तो? ये कौन सा कार है? ये बाइक का नाम क्या है? कौन बोल पाएगा? किसी को नहीं पता? Sir, दिक्कत है वो हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन ये हार्ले डेविडसन है। हार्ली डेविडसन। मुझे लगा कि आप लोग बोल दोगे, मेरे से ज़्यादा जानते हो आप लोग, इतना टाइम लग गया। ये गेम का क्या नाम है? स्केटिंग। हाँ स्केटर्स, हाँ स्केटिंग। एक चीज़ बता दूं कि ये गेम इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, बट सीरियसली फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक रशिया, अपने यूरोपियन नेशंस में, लोग सिर्फ ये गेम देखने के लिए ना, इतना अच्छा मतलब माइंड को सूद करता है ये गेम। मतलब ऐसे कोई स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं, नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए ना, लोग एक छोटा सा जगह में ना ये खेलता रहता है और इसके देखने के लिए लोग पैसा खर्चा करता है। तो ये भी एक छोटा सा चीज़, एक साइकिल लेके भी होता है जो थोड़ा सा बड़ा जगह चाहिए होता है, बट ये छोटा सा चीज़, ये भी एक गजब कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत बड़ा इमेज है, मतलब कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर तो इसके लिए भी पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमी किसी भी चीज़ से बन सकता है। आपको अगर कोई स्पेशल स्केटिंग ही आता है ना, तो वो भी आपसे इनकम करा के छोड़ेगा। ओके, बस थोड़ा सा कुछ इमेज के मतलब थ्रू से मैं आपको बिहेवियर थोड़ा इधर उधर करके, मतलब एक मतलब कंस्टेंटली नहीं, एक डायनामिक वे में मैंने कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं कि कंज्यूमर एक अलग अलग लेवल पे बिहेव करता है। चलो सर, इमेज बहुत देख लिया आप लोग, अब क्या देखना है? इकोनॉमिक्स देखना है। चलो, थोड़ा सा आई थिंक एंटरटेनिंग था इमेज वाला पोर्शन, बट अभी एंटरटेन नहीं, अभी दिमाग का काम होगा, ठीक है। तो अपनी जो मसल्स है, दिमाग का मसल्स, उस पर जोर लगाना चालू कर दो। बेसिक पॉइंट क्या है सर? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड का एक बहुत बड़ा जगह है। सबसे पहले तो डिमांड करने से पहले वांट आता है ना सर? पहले तो चाहते हो, फिर वो डिमांड में फुलफिल होता है। सर कोई मुझे बता सकते हो वांट और डिमांड में फ़र्क क्या है? एनीबडी? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड डिमांड्स? कौन बताएगा? आई एम वेटिंग सीरियसली। वांट और डिमांड में फ़र्क क्या है? वांट Sir, वर्सेस डिमांड, हाँ बोलो। স্যার ওয়ান্ট হচ্ছে ওটা আমার চাই, মানে ওটা ওখানে প্রাইসের কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট চাই, ओके, need। यू वांट दिस, यस। and ओके, ডিমান্ড হচ্ছে তো তখন আমার প্রাইসটাও ম্যাটার করছে, আমার কাছে টাকা আছে কিনা। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई कुछ बोलोगे? वेरी गुड नंदिनी। एनीवन? एनीवन एल्स? So want basically unlimited থাকে, someone wants a unlimited demand ওরকম না, মানে সেম পয়েন্টই অলমোস্ট, মানে ডিমান্ডে প্রাইস কনসিডারেশন নিতে হয়। डिमांड में So प्राइस স্যার ওই कंसिडरेशन। हाँ बोलो। স্যার ডিমান্ড মানে ওই চাহিদা,
ডিমান্ড মানে চাহিদা, ও তো বাংলা বললি। আর ওয়ান্ট মানে ওয়ান মানে যেটা আমি কিছু চাই ওটাই। मतलब बेसिकली थी बांग्लाटा बोली, वांट माने चाह या डिमांड माने चाहिदा। হুম। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इसका मतलब वांट एंड डिमांड के बीच में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मतलब कभी कभी घर में ऐसा होता है, देखना कि अगर हम लोग किसी चीज़ पे बार बार बोल रहे हैं ना, तो कभी कभी पेरेंट्स मतलब या तो माँ या तो पापा चिल्लाते हैं तेरा डिमांड बहुत है, और कभी कभी गुस्से में बोलते हैं इतना इतना मांगना बंद कर, हर चीज में ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, दैट मीन्स डिमांड, वांट। ओके एंड तेरा डिमांड बहुत है, मतलब अभी कुछ खा लिया, अभी 2 मिनट बाद फिर कुछ और चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊं, ऐसे थोड़ा बहुत अयन एंड नंदिनी अच्छा कोशिश कर रहा था, बट एक लाइन अगर जोड़ देता तो प्राइस कंसिडरेशन इज वेरी गुड पॉइंट, बट एक पॉइंट अगर जोड़ देता ना तो बड़ा मजा आ जाता। वांट एंड डिमांड में एक ही फर्क है। वांट मतलब जो आपको चाहिए, वॉट एवर, सपोज आपको हार्ले डेविडसन दिख गया, यू वांट दैट हार्ले डेविडसन, बट बट पॉइंट इज दैट क्या हार्ले डेविडसन खरीदने का पैसा है आपके पास? बात समझ में आ रहा है? आपके पास, आपको हार्ले डेविडसन चाहिए, ओके इट्स योर वांट, बट डू यू रियली हैव दैट काइंड ऑफ मनी? क्या आपके पास उतना पैसा है जो आपको हार्ले डेविडसन खरीद के दे सकता है? अगर पैसा है तो योर वांट्स कैन बिकम अ डिमांड, बट अगर ये नहीं हो सकता, अगर आपके पास हार्ले डेविडसन का पैसा नहीं है, इफ यू डोंट हैव दैट 4 लाख 5 लाख और वॉट एवर द प्राइस ऑफ द हार्ले डेविडसन, आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया, बट अगर आपके पास वो पैसा नहीं है तो वो कभी भी डिमांड में नहीं बदल सकता, वो वांट में ही रह जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? और वांट कभी भी, वांट का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, बट डिमांड का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक रेगुलर टाइम होता है, या तो एक वीकली टाइम होता है कि भाई मुझे इसके अंदर करना है, एक ईयरली टाइम भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम को लेके कर रहे हो ना, तो आपका डिमांड है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक, मतलब वांट का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी ले लो, बट अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड मांग सकते हो, जो जो मर्जी मांग सकते हो, बट डिमांड में एक स्पेसिफिक एरिया वाइज आपको रहना पड़ेगा। बेसिकली जब आप डिमांड करोगे आपको ट्रुथ के साथ रहना पड़ेगा, मतलब सच्चाई के साथ। वांट में सच्चाई जरूरी नहीं है ना, मतलब पैसा हो ना हो मांगने से क्या प्रॉब्लम है, बट डिमांड के केस में क्या है, मतलब मांगो बस सच्चाई के साथ, पॉकेट को भी देखो कि क्या सच में आपके पास उतना परचेसिंग पावर है। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है? बोलिएगा सर। यस सर। ठीक है, मतलब अगर परचेसिंग पावर के साथ है तो फिर योर वांट कैन बिकम अ डिमांड, बट अगर परचेसिंग पावर नहीं है तो फिर योर मतलब योर वांट इज ऑलवेज रिमेन्स वांट, कभी भी वो डिमांड में तब्दील नहीं होगा, मतलब कभी भी ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाएगा। बस एक डिफरेंस है, ठीक है, बट ये छोटा छोटा चीज़ काफ़ी फर्क करता है इकोनॉमिक्स में। ऑल वांट्स हैव सम फीचर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर सैटिएबल। सैटिएबल मीन्स जो आपको तृप्त करता है, तृप्त मतलब सेटिस्फाई, ओके, सैटिएबल मीन्स सेटिस्फाई, ओके, जो आपको तृप्त करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कॉम्पिटिटिव, ऑब्वियसली वांट कॉम्पिटिटिव होता है, भाई मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है, मेरे पास कम से कम आईफोन ना हो, कम से कम 1+ तो होना चाहिए। क्या बोलते हो? आपके फ्रेंड के पास आईफोन प्रो 12 मैक्स जो भी हो, आपके पास कम से कम आईफोन तो होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव बहुत होता है वांट्स, सही कि नहीं? जब भी किसी का कुछ देख लेते हो ऐसा नहीं मन करता? इसको इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं जानते हो? दोस्त का देख के अपना मांग हो जाता है, चाहे कितना भी महंगा हो। क्या बोलते हैं सर इसको? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हाँ, और एक हाँ वेरी गुड सर, डेमोन्स्ट्रेशन। एंड अगर वो बहुत महंगा हो और ज़्यादा दाम से भी आप खरीद के प्रेस्टिजियस वैल्यू करना चाहो तो, मतलब वो काफ़ी महंगा है नॉर्मली डिमांड के रूल वेवलेन के साथ। इफेक्ट। हाँ बोलो। वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट, मतलब उस गुड्स को क्या बोलते हैं? कंस्पिशियस गुड्स, है ना? हाँ, गुड्स ऑफ कंस्पिकुअस कंजम्पशन। कंस्पिशियस नेसेसिटीज और कंस्पिशियस गुड्स, मतलब है तो महंगा बट फिर भी आपको चाहिए, जो भी हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव, वांट्स कॉम्पिटिटिव होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, वांट्स वेरी विथ टाइम प्लेस एंड पर्सन, वांट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली वांट्स कितना तरह का होता है? वांट्स नेसेसरीज के साथ होता है, लग्जरीज होता है, कंफर्ट्स होता है। नेसेसरी वांट मींस विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जो जीने के लिए जरूरी है। दे आर नोन एज नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। इफ बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन पीपल रिक्वायर सम वांट्स, इट इज नोन एज कन्वेंशनल नेसेसरीज। मतलब कस्टम के हिसाब से कुछ कन्वेंशनल नेसेसरीज भी होता है, जैसे कि सिंपल, जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल कुछ होते हैं, जैसे बंगालीज लड़की लोग शादी के टाइम पे क्या पहनते हैं?
बनारसी। कौन सा साड़ी पहनते हैं? इन बंगाली मैरिज शादी के टाइम पे बनारसी पहनेगा, जो बनारस में बनता है, मतलब बनारस में बनता है, लेकिन बंगालीज अपने शादी में ट्रेडिशनली वो वाला चाहिए उनको। अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, लाइक राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश, लड़की लोग क्या पहनते हैं शादी में? अरे लड़की लोग कम से कम जवाब तो दो इस केस में, आप लोगों को पता होगा। ट्रेडिशन एंड कस्टम के बेसिस में हम लोगों का अपना वांट्स होता है। शादी के टाइम पे बंगालीज चाहिए बनारसी, उनको क्या चाहिए? लहंगा। क्या बोलते हैं सर? लहंगा बोलते हैं ना? कोई जवाब नहीं किसी से? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कम से कम वो तो बता दो। यस सर। तो कम से कम उतना बता दो। तो बेसिकली वही है कि किसी को लहंगा चाहिए तो किसी को बनारसी चाहिए। लड़का लोग क्या पहनते हैं बंगाल में? धोती पंजाबी। हाँ, ये बंगाली शादी में हम लोग, बंगाली शादी में क्या पहना जाता है? बंगाली পাঞ্জাবি দিয়ে জিন্স পরলেই হয়ে যায়। नहीं सर, पंजाबी जीन्स के साथ नहीं होता है, वो ट्रेडिशन बात कर रहा हूँ। हाँ, जीन्स इज नॉट अवर সে ट्रेडिशन। বুঝেছি স্যার। হ্যাঁ। बंगाली मैरिज, इसमें ट्रेडिशन क्या है? और लड़का लोगों को धोती पहनना पड़ता है और साथ में सर पे टोपर होता है। ये देखो, धोती, ठीक है, सर पे टोपर, ठीक है, इसको टोपर बोलते हैं बंगाली में, ठीक है, और धोती पैजामा पहनना पड़ता है। ও ये दिस इज আপনি बंगाल। বিয়ের বিয়ের কথা বলেছেন, আমি ওটা বুঝতে পারিনি। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज ट्रेडिशन। मतलब देखो ना, আচ্ছা शादी আচ্ছা। के टाइम पे सारा का सारा ट्रेडिशन फॉलो होता है, कस्टम्स ट्रेडिशन शादी के टाइम पे। जैसे पंजाबी लोग सर पे टारबन बांधते हैं, मतलब एक पगड़ी बांधते हैं। बाकी बहुत कम, एक तो पंजाबीज बांधते हैं, ठीक है, और इंडिया में, और राजस्थानी लोग भी, ठीक है, राजस्थानी साफा बोलते हैं उसको, ठीक है, राजस्थानी साफा बोलते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा देखने में होता है, देखियो ऐसा, दिस इज राजस्थानी साफा, ये उनका ट्रेडिशन है, ठीक है। तो ये भी उनका एक वांट होता है जो ट्रेडिशन के बेसिस में उनके पास आता है। अगर पंजाबी पगड़ी भी देख लो साथ में, ठीक है। क्यों दिखा रहा हूँ सर ये सब? ये बस आपका दिमाग को थोड़ा सा ओपन कर देगा। पंजाबी पगड़ी, पगड़ी कैसे होता है पंजाबी पगड़ी? हाँ, ये फर्क है ना दोनों में, लेकिन दोनों एक तरह का टर्बन है, ठीक है। अब ये ट्रेडिशन के बेसिस में चलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इफ बाई कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पीपल रिक्वायर सम वांट्स, इट इज नोन एज कन्वेंशनल नेसेसरीज, ठीक है। अब इसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस भी चलता है सर। लग्जरीज, they are the addition to the efficiency and they are the expensive and superfluous items, ठीक है। कंफर्ट क्या है? इट इज लाई बिटवीन नेसेसरी एंड लग्जरीज के बीच में होता है कंफर्ट्स। दिस गुड्स आर नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग बट नॉट सो एसेंशियल। आपको हैप्पी रखने के लिए जरूरी है बट उतना भी एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ये वांट जब खत्म होता है ना, अब आता है यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा सर, यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी। अच्छा, मैं ये सब क्यों बोल रहा? नेसेसरी, लग्जरी, कंफर्ट सवाल पूछते हैं एग्जाम में, तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्क याद रखना, वांट्स में, नेसेसरीज, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में क्या फर्क है इकोनॉमिकली, यू हैव टू नो दिस थिंग्स। यूटिलिटी क्या हो जाएगा सर? यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोई भी कमोडिटी का पावर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, कोई भी कमोडिटी का पावर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। सिंपल बात है, गर्मी का टाइम आ गया वेस्ट बंगाल में या फिर मैक्सिमम ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, गर्मी में हम लोग बाहर में घूमते हैं और घूमने के बाद कुछ ठंडा चाहिए होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? कोल्ड ड्रिंक्स, यस आइसक्रीम, सर। हाँ, या फिर कोकोनट, वो जो जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं डाब, हाँ, करता है कि नहीं Yes, करता sir. सर? बड़ा सेटिस्फाई Yes, करता है, sir. मुझे तो डाब बड़ा पसंद है, हम्म। ठीक है। तो यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब यूटिलिटी को कभी पैसे से नहीं तोल सकते, इट्स जस्ट द यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। नींबू पानी, ठीक है, तो मतलब ग्राउंड में खेलते वक्त, अगर बचपन में आप लोग धूप में अगर खेले हो तो आप उस टाइम पे पता होता है कि भाई अगर कोई एक गिलास पानी भी दे देना, मज़ा आ जाए अभी, ठीक है। मतलब नहीं तो बैटिंग नहीं कर सकते। मतलब हम लोगों को बचपन में ऐसा होता था कि बैट कर रहे हैं और बहुत प्यास लगा है, एक गिलास पानी बगल वाला आंटी दे देना, मतलब आज तो बहुत रन बनाएंगे, दिस काइंड ऑफ फीलिंग आता था। तो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। In other words, utility may be defined as the satisfaction derived from the consumption of a good. कोई भी गुड को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन आप फील कर सकते हो, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो आपके हाथ में रहने वाला स्मार्टफोन हो, या फिर घर में माँ का हाथ का बना हुआ चावल, और जो भी पसंद है आपको, वेजिटेरियन हो तो वेज भेज के हिसाब से, नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली, मांस, या फिर प्योर वेज खाना, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव एंटिटी एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको जैसा पसंद। क्यों बोला? बिकॉज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबका पसंद सेम नहीं होगा, ठीक है। डिफर्स फ्रॉम, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, हर जगह में अलग अलग पसंद है, और इसीलिए बोला जाता है सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर ये जो अपना देश है, इस देश में बड़ा मज़ेदार कहानी है, ठीक है। ये जिसका हर हर जगह का अपना अपना यूटिलिटी है, ठीक है। अगर आप साउथ में जाओगे, उनका यूटिलिटी अलग, उनका पसंदीदा प्रोडक्ट अलग, खाने का चीज़ें अलग, रहने वाला कॉन्सेप्ट अलग। साउथ में तो अभी भी ट्रेडिशन मेंटेन करता है सर। साउथ में या तो लुंगी पहना जाता है ना, साउथ वाला लुंगी तो जानते हो आप लोग, वो शाहरुख खान अपने मूवी में भी दिखाया था, क्या गाना सर है ये? मुंडा। हाँ, लुंगी डांस वो एक्चुअली साउथ में इंडिया वाला वो वाला बहुत पसंद करता है। हाँ, क्या बोला स्नेहासिस? सर मुंडा बोले, मुंडा। मुंडा बोलता है उसको। हाँ सर। ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते जो आपको पसंद है वो दूसरे को भी पसंद होगा, ऑब्वियसली नहीं। बट डाइवर्सिटी है इंडिया में बहुत ज़्यादा, हरे वर्ल्ड में ही डाइवर्सिटी है। तो इट इज सब्जेक्टिव एंटिटी, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। आपके लाइफ में भी होता है, आज आपको जो पसंद है 2 साल बाद शायद आपका पसंद बदल जाए। अरे सर, पर्सन का मतलब ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी लोगों का आजकल चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो थोड़ा बहुत चेंजेस तो चलता रहता है सर, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट पॉइंट इज दैट टाइम टू टाइम, आज आप कॉलेज में हो, ठीक है, आज आप स्कूल में हो, ठीक है, कल जब आप थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, कॉलेज खत्म हो जाएगा, तब आपका नीड चेंज हो जाएगा, आपका यूटिलिटी चेंज हो जाएगा। जब आप लोग हमारे जैसे बड़े हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, 25-30 के एज में आ जाओगे, तब आप लोगों का चेंज मतलब और कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है। ओके, यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, इट्स डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क है? यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, दैट इज रियलाइज्ड यूटिलिटी। बट व्हेन इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमी बोलते हैं स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ ए सर्टेन गुड, दे आर रेफरिंग टू द सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड। जब इकोनॉमिक्स किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी के बारे में बोलते हैं सर, तब एक्चुअली कोई प्रोडक्ट यूज करके तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। दैट इज एवरीथिंग, ठीक है। किसी डॉक्टर के पास गए हो, चाहे वो डॉक्टर कितना फीस लिया, 500 लिया, 1000 लिया, 5000 लिया, डजेंट मैटर। डॉक्टर आपका बात सुना, आपका हिस्ट्री जाना, आपका जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो सुना, फिर उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दिया। पहला सेटिस्फैक्शन तो आपको डॉक्टर के से विजिट करने से ही पता चलेगा कि यस, मतलब अगर डॉक्टर थोड़ा पॉजिटिव बात करता है, आपका बात सुनता है, तो फिर आप उसी में आधा अच्छा हो जाते हो। उसके बाद जो भी मेडिसिन देता है वो यूज़ करके अगर आप पूरा अच्छा हो जाते हो तो आपका फुल सेटिस्फैक्शन, चाहे फीस 200 हो या 2000। सेम टू सेम जब कहीं पर पढ़ते जाते हो, फीस इंपॉर्टेंट है या फिर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है? प्लीज़ बताना सर, कि मतलब टीचर कितना फीस ले रहा है इंपॉर्टेंट है, बट मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट लेने के बाद आप सेटिस्फाई होगी नहीं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अगर कोई महंगा चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करता, सपोज एक महंगा कोचिंग और एक सस्ता कोचिंग, बट कोचिंग सस्ता है बट सेटिस्फाई करता है, कोचिंग महंगा है पर सेटिस्फाई नहीं करता, किस पे जाओगे सर? इकोनॉमी क्या बोलता है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो आपको सेटिस्फाई करेगा या फिर जो महंगा है। व्हाट डू थिंक? जो सेटिस्फाई करे। जो सेटिस्फाई करे। बट सर इकोनॉमी ये भी एक कॉन्सेप्ट से बात करता है जो यूटिलिटी शायद नहीं है, बट कभी कभी पीपल, मतलब जब पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टूडेंट, दे ऑलवेज फील, इवन गार्जियन ऑल्सो, दे ऑल्सो फील दैट कि इफ वी इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी देन ओनली वी कैन गेट लॉट्स ऑफ मतलब हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। ऐसा फीलिंग होता है किसी किसी के मन में, आप लोगों में नहीं, बट आप लोग देखे होंगे आसपास में कहीं पर भी कि ज़्यादा पैसा ले रहा है, ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग है तो शायद बहुत अच्छा कुछ होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं इतना पूछ रहा हूँ सर, ऐसा लोग सोचते हैं या नहीं सोचते? है ना, सोचते हैं सर। लेकिन ये इसको क्या बोलते जानते हो? अब जरूरी नहीं सर, सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि बहुत महंगा बिल्डिंग में बहुत अच्छा एजुकेशन भी मिलता हो, ठीक है, बट एजुकेशन इज डिपेंड, इट्स अ क्वालिटी थिंग, ठीक है। इस पे इसके साथ बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस ही एज सच तो है नहीं, बट अगर बिल्डिंग भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है, तो फिर एकदम 4 चांद लग गया। पर बिल्डिंग बहुत अच्छा पर एजुकेशन नहीं है, तब तो एकदम बेकार, ठीक है। तो दिस इज हाउ यूटिलिटीज एक्चुअली, ठीक है। तो अगर कोई सिर्फ महंगाई को देख के कोई भी प्रोडक्ट लेना पसंद करता है बिकॉज उसका प्राइस हाई है तो क्वालिटी हाई होगा, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेन इफेक्ट बोलते हैं ना सर।
हाँ, अभी आयन से बात हो रहा था वेवलेन इफेक्ट पे। प्राइस हाई है तो मे बी क्वालिटी हाई हो सकता है, इट्स अ वेवलेन इफेक्ट, यस और नो? यस सर। यस सर। इसको कॉन्स्पिशियस गुड्स भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हाई प्राइस में हाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ऑब्वियसली मिल सकता है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता। लो प्राइस में भी अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, वो तो देखने वालों के नज़रिए पे डिपेंड करता है सर। कभी कुछ कहानी बताऊंगा आप लोगों को मैं, ऐसे चलो लड़की लोगों को कुछ पूछते हैं, देखते कुछ पता है कि नहीं इन लोगों को। सर आप लोगों को एक चीज़ बताओ, चांदेरी बोल के एक सिल्क होता है, जानते हो? चांदेरी सिल्क होता है, हाँ किसी सर। को पता है? हम्म। यस सर। ये चांदेरी सिल्क बिहार का एक जगह है सर। चांदेरी सिल्क क्यों बोल रहे हैं सर? ये इसका ओरिजिनल सिल्क साड़ी, ठीक है, इसका ओरिजिनल कपड़ा का सिल्क साड़ी जो चांदेरी सिल्क से बना हुआ होता है सर, ये देखो सर, फैब इंडिया में दाम देख लो आप, ठीक है। बट अगर आप इसके हब में जा सकते हो ना, दिस इज चांदेरी, ओके, ये जो कपड़ा है दिस इज कॉल्ड चांदेरी। मुंबई में या बैंगलोर में या फिर कोई भी बिग सिटीज में यही चांदेरी सिल्क बहुत हाई, मतलब हाई प्राइस में बिकता है। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन में इसका दाम है 8,000 रुपया, ठीक है। बट इफ़ यू कैन विजिट चांदेरी, ठीक है, जो बिहार का एक जगह है, उसी की जगह के नाम से इस कपड़ा का नाम चांदेरी है। ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है, मैं बस एग्जांपल के तौर पर आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये काफ़ी सस्ता में मिल सकता है आपको वहाँ पर। तो जो इसका काम करते हैं उनको तो प्रॉपरली पैसा भी नहीं मिलता, ठीक है। तो सस्ता में अच्छा चीज़ मिल सकता है, ऐसा नहीं कि 8,000 लगाओगे तो ही अच्छा मिलेगा। आप अगर शायद मे बी 1,000 में भी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, इट्स डिपेंड। चलो सर कोई बात नहीं, ये सब छोटा मोटा जानकारी है, बट कभी कभी बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। अब सर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम बेनिफिशियल एंड यूजफुलनेस। यूटिलिटी बेनिफिशियल और यूजफुलनेस के ऊपर डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल सर, वाइन एंड पॉइजन दोनों अलग टाइप का है, ठीक है। वाइन भी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, पॉइजन तो एकदम ही अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना यूटिलिटी है। जैसे अगर आप कोई ठंड एरिया में जाते हो तो इन दैट केस जीने के लिए वाइन चाहिए होगा, बिकॉज बॉडी को हिट करना है तो वाइन आपको हेल्प करता है। पॉइजन तो कोई काम का नहीं है, बट हाँ पॉइजन का भी कुछ यूज़ हो सकता है। आपको बता दूं कि पॉइजन का यूज़ क्या है कि आपको पता है कि नहीं सर? आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हो, चाणक्य का नाम सुने हो? यस सर। यस सर। वेरी गुड सर, अगर सुने हो तो बहुत अच्छा। चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं का तब इन्हीं के घर से सम्राट अशोका जो अलेक्जेंडर को भगाया था सर इंडिया से। चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, क्या आप बोलना क्या चाहते हो सर? चंद्रगुप्त चाणक्य का केस क्या है कि चाणक्य एक्चुअली किंग मेकर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त एक्चुअली चाणक्य किंग मेकर थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को, ये जो चाणक्य आप देख रहे हो, ये इनको चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एनिमी से बचाने के लिए, ताकि ये कभी भी मतलब कुछ ना हो जाए इनको, ठीक है, इनको जहर देते थे सर। डेली इनके खाने पे थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन का डोज देता था। क्यों? ताकि ये इसको कभी भी कोई जहर से मारने का कोशिश करे ना तो इसका जान ना निकले। तो इतना मतलब, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य जिंदा रहेगा तब जाके एक यूनाइटेड इंडिया बन सकता है, ठीक है। अखंड भारत का नाम आप लोग सुनते हो आजकल, नारा लगाते हैं, ठीक है। तो ये अखंड भारत फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त सॉरी आचार्य चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया में बनाया था। और ये कॉन्सेप्ट है, ये दिन को पॉइजन भी देते थे। तो पॉइजन का भी वैल्यू है, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से उसको यूज कर रहे हो। जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज करता था, भारत का एक अखंड राजा बनाने के लिए, ताकि एक राजा पूरा भारत को बना सके, अखंड रह सके। सर थोड़ा वैल्यूएबल बात हो गया, मे बी आप लोगों को बहुत सीरियस हो गए आप लोग, ठीक है। नो इशू, पॉइजन का वैल्यू बता रहे थे सर। तो वाइन एंड पॉइजन हैव यूटिलिटी बट नॉट नॉर्मली नॉट बेनिफिशियल, बट इन सम केसेस इट मे बी बेनिफिशियल। ओके चलो सर, यूटिलिटी एंड वांट्स तो एकदम क्लियर हो गया। अब इस यूटिलिटी के बेसिस पे दो थ्योरी है। अब आएंगे रियल इकोनॉमिक्स में। अब इतना देर से तो कहानी चल रहा था, अब कहानी जरूरी था, बिकॉज कहानी का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो फिर अंदर वाला बात समझ में नहीं आता। यूटिलिटी के बेसिस के लिए दो थ्योरी बना हुआ है। एक को बोलते हैं सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको अल्फ्रेड मर्सल सर के हिसाब से हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। अल्फ्रेड मर्सल एक वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट है,
ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में से एक है, बहुत फेमस, जैसे कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अल्फ्रेड मर्सेल भी क्लासिकल में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट है। एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, हिग्स एंड एलन ने कहा है। ये दोनों अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, बट सर वी हैव टू नो दिस थिंग्स, बोथ चीजें हम लोग को जानना है, एक तो कार्डिनलिटी एंड दूसरा है ऑर्डिनलिटी। सर समझ में आ रहा है थोड़ा सा? बोलो सर। इतना देर से तो नॉर्मल कहानी चल रहा था, मे भी सबको एकदम समझ आ रहा था, अब शायद थोड़ा चिंता में पड़ गए, सर क्या है कार्डिनलिटी, क्या है ऑर्डिनलिटी, क्या है। डोंट वरी सर, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, समझ आ जाएगा। बट बिफोर दैट, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें समझना होगा। लाइक सर व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? अब यूटिलिटी तो समझ गए, अब टोटल यूटिलिटी समझने में क्या प्रॉब्लम? इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर। मतलब जो भी चीजें हम लोग कंजम्पशन करते हैं उसको अगर हम लोग एक एक करके जोड़ते जाए, ठीक है, जो भी चीजें हम लोग कंजम्पशन करते हैं उसको अगर एक एक करते हुए जोड़ते जाए तो टोटल हमें जो मिलता है दैट इज टोटल यूटिलिटी। एक सिंपल, इसके लिए एक फेमस कहानी है मेरा, मैं वो भी बताऊंगा, पहले भी अगर कोई किसी ने क्लास किया है कभी उसको पता होगा। कि टोटल यूटिलिटी को समझाते लिए मैं एक बहुत अच्छा केस करता हूँ कि एक पानी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, पानी वाला एग्जाम्पल, इट्स जैसे किसी प्यासी को प्यास लगता है, ठीक है, तो उसको पानी चाहिए होता है, यस और नो? जिसको बहुत जोर से, जो थर्स्टी पीपल होते हैं सर, उनको प्यास लगता है तो फिर पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। हेलो, अरे प्यासी को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. यस Yes. सर। यस Yes, सर। sir. अब चलो प्यासी को पानी देना है, ठीक है। अब सपोज मानो कि आप किसी मरुभूमि में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए सर? डेजर्ट एरिया में। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कहानी आज आपका सारा का सारा यूटिलिटी वगैरह, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनलिटी, ऑर्डिनलिटी, सब पॉइंट को आपको एकदम इजीली समझाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल कहाँ जाओगे? चाइना में जाओगे, ये भी चाइना का मरुभूमि है। ये चाइना का, ये देख रहे हो सर, ये चाइना का मरुभूमि। चलो अफ्रीका चलते हैं, सहारा जाएंगे सर। सहारा कहाँ है? सहारा ये देखो सर, आ गए सर, वेस्टर्न सहारा में आ गए। अब सहारा में कभी आप फंस गए, बाप रे इतना जन बाहर कैसे हो गया? ऑटोमेटिक हो गया था सर, पता नहीं कैसे। ठीक है, देखो कभी आप सहारा में पहुंच गए और आपको बहुत जोर से, सहारा मरुभूमि है ना सर, डेजर्ट है, और आपको प्यास लगा है, आप तो एडवेंचर करते करते चले गए। अब यहाँ मानो कि यहाँ पर जैसे आयुष ने भी आवाज़ उठाया, चलो आयुष क्या है ना, बिजनेसमैन है। आयुष क्या बिजनेस करता है सर? सहारा में पानी बेचता है। क्या बेचता है सर? आयुष आवाज़ आ रहा है मेरा? यस सर, यस सर। ठीक है, लोगों को पानी बेचता है, वाटर सेलर, ओके, वाटर बेचता है। अब सहारा में वाटर का वैल्यू क्या होगा समझ रहे हो ना? लोग एडवेंचर करने जाते हैं और तुम बकरा ढूंढते रहते हो। एक ग्लास पानी का दाम क्या जानते हो? जब जिसको प्यास लगता है, 1 ग्लास ऑफ वाटर 1 करोड़। 1 ग्लास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 करोड़। अरे भाई जान पहले या फिर पैसा पहले? सपोज मान लो जो एडवेंचर करने गया, जो सहारा में एडवेंचर करने गया, उनके पास करोड़ों रुपए है सर। एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, मे बी नॉट अ रियल थिंग, बट अगर कभी कोई फंस जाए तो क्या वो अपना जान बचाने के लिए, एंड इफ दैट पर्सन हैव 1 करोड़ रुपीज, क्या वो देगा कि नहीं देगा? एक ग्लास पानी से इंसान का जान बच सकता है, येस और नो? पहले तो मुझे ये बता दो। शायद आप लोगों को लग सकता है सर क्या क्या कहानी बना रहे हो, बट प्लीज लेट मी नो कि क्या एक ग्लास पानी से इंसान का जान बच सकता है? Yes, sir. यस ना? बस एक सिंपल सा बात है। अब मानो कि आप अगर डेजर्ट में गए हो, क्या करने के लिए गए हो? आप गए सर ऐसे ही घूमते घूमते, एडवेंचर लवर हो, एडवेंचर करते करते पहुंच गए, बहुत अच्छा किए। अब आपको प्यास लगा और वहां पर बैठा हुआ है अपना आयुष, ठीक है, आयुष पानी बेचता है। वो देख ही रहा था कि भाई कौन बकरा आएगा यहाँ पर एडवेंचर करने पहुंचेगा, हम बंदे को पकड़ेंगे, ठीक है। चलो पकड़ लिया वेस्टर्न सहारा में। अब एक गिलास पानी 1 करोड़ के लिए बेच दिया। अब जैसे ही 1 करोड़ मिल गया ना, अब आयुष को लग रहा है कि मैं दूसरा ग्लास पानी भी बेच दूंगा, ठीक है। और जो बंदा है वो भी सोच रहा है कि एक गिलास पी लेते हैं ताकि थोड़ी देर और चल पाए या फिर थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिल जाए। तो सर फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर अगर उसको 1 करोड़ में मिला, व्हाट डू थिंक सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर भी उसको उसी दाम पे मिल जाएगा या फिर कम दाम में मिलेगा? कम हाँ, कम दाम में। सेकेंड क्लास के लिए उतना पे नहीं करेगा वो, ठीक है, थोड़ा कम, तो 50 लाख दाम लगाया, ठीक है।
थर्ड ग्लास के लिए वो सोच रहा है कि कुछ ग्लास पानी वो अपने साथ लेके चलेगा, रास्ते में दिक्कत हो तो लेगा, ठीक है। तो ये थर्ड ग्लास ऑफ पानी के लिए कितना पे करेगा? 25 लाख, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो सर ये जो एक एक करके ग्लास जोड़ता गया वेस्टर्न सहारा में, और अपना आयुष जो है वो सेल करता गया वेस्टर्न सहारा में। आयुष क्या सोच रहा है, वेस्टर्न सहारा में जाके पानी बेचेगा? नो हाँ, सर। क्यों? बेच दे, अच्छा खासा कमाई हो रहा है। 1 करोड़ 1.5 लाख 1 करोड़ 75 लाख का इनकम कर लिया तू 3 ग्लास पानी बेच के। हाँ, लोग जिंदगी भर नहीं कर सकता, ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग कर लो एक बार। तो 1 करोड़ 75 लाख इन वेस्टर्न सहारा में आयुष ने इनकम कर लिया, ठीक है। लेकिन आप एक चीज गौर नहीं किए सर, यूटिलिटी के नजरिया से देखो, जो बंदा यहाँ पर एडवेंचर करने पहुंचा था, जो बंदा यहाँ पर एडवेंचर करने पहुंचा था और पानी ना मिलने के कारण लुढ़क गया था, उसके लिए यूटिलिटी क्या है? पहला ग्लास, फर्स्ट एक ग्लास का यूटिलिटी, दूसरा ग्लास सेकेंड यूटिलिटी, तीसरा ग्लास थर्ड यूटिलिटी। अगर ऐसा करके चौथा और पांचवा ग्लास लेगा तो टोटल यूटिलिटी कितना? 5 ग्लास ऑफ वाटर, यस और नो? टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? अरे बोलो सर। 5 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आपको टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया तो, और टोटल यूटिलिटी मिला कैसे? एक एक मार्जिन जोड़ जोड़ के, अरे एक एक क्लास करके पानी मिला ना वेस्टर्न सहारा में। किसको? अरे सर जो मर रहा था डेजर्ट में एडवेंचर करते वक्त। तो क्या बता रहा है, टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2 एंड मार्जिनल यूटिलिटी 3, या फिर डॉट 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 अप टू मार्जिनल यूटिलिटी n। दैट मीन्स सिंपल है सर, 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी, 4 ग्लास पानी, जितना ग्लास पानी जोड़ोगे वो एक एक, ये जो 1 है दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक ग्लास करके पानी जो आप दे रहे हो ना, दैट इज मतलब जो ले रहा है उसके लिए वो एक एक ग्लास पानी ही उसका मार्जिनल यूटिलिटी है। सर पानी की जगह कोई भी जोड़ लो आप, ठीक है, 5 किलो आलू लगा लो, ठीक है, 5 ग्लास पानी की जगह 5 केजी पोटैटो जोड़ लो, 5 पैकेट मैगी जोड़ लो, 5 पैकेट 5 बॉटल आप क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, जो पसंद वो ले लो। सिंपल बात है, समेशन ऑफ एमयू मीन्स टीयू। टीयू मीन्स एक एक मार्जिन जोड़ जोड़ के हमें टोटल मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा प्यार से बोलते हैं सर, बूंद बूंद से क्या होता है सर? बूंद बूंद से बोलो सर। घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बट ये क्या है, मुहावरा क्या है? बूंद बूंद से सागर नहीं बोलते क्या? यस। ये जो इतना बड़ा बड़ा समुंदर बना है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब बूंद बूंद से ही बना है ना सर। या फिर इसको बंगाली में क्या बोलते हैं जानते हो? हाँ, जरा बांग्लाते पढ़ाशोना करेছিস, या फिर बंगाली फैमिली में बंगाली में बात होता है तो क्या बोलता है, कोई बोल पाएगा? बूंद बूंद में सागर, इसको बंगाली में क्या बोलता है? एनीवन? स्नेहाशीष, आयन, कोई तो बोल স্যার दो। বিন্দু থেকে সিন্ধু। बिंदु बिंदुते सिंधु, वेरी गुड सर। बिंदु बिंदुते सिंधु मतलब सिंध रिवर के साथ बोला जाता है, बिंदु बिंदुते सिंधु, वेरी गुड सर। तो बेसिकली तो फिर बिंदु क्या हो गया, या फिर बूंद क्या हो गया? बिंदु या बूंद ये क्या हो गया सर, बोलो, मार्जिनल या टोटल? ड्रॉप ऑफ वाटर। हाँ, ड्रॉप ऑफ वाटर, बट मार्जिनल है या टोटल है? बूंद या बिंदु इज मार्जिनल और टोटल? मार्जिनल। मार्जिनल, वेरी गुड सर। मार्जिनल सर। बूंद हो गया मार्जिनल, ठीक है, ये जो एक एक बूंद है ये हो गया मार्जिनल, ठीक है। बूंद बूंद से सागर, और सागर क्या हो गया? टोटल। टोटल। वेरी गुड, बस और क्या चाहिए? समुंदर हो गया टोटल, बस इसी याद रखना है, मार्जिनल मतलब बूंद और टोटल मतलब समुंदर। तो जो बूंद बूंद जोड़ते हो वो बूंद है आपका मार्जिनल, और जो टोटल में मिला दैट इज द समेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी। अरे कभी नहीं भूलोगे सर, कभी नहीं भूलोगे, मतलब जिंदगी में कभी भी पूछ लिया जाए ना, अरे भाई टोटल यूटिलिटी बताओ, अरे भाई टोटल यूटिलिटी सिंपल, बूंद बूंद से सागर याद रखो, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जिंदगी भर याद रहेगा। क्या मैं गलत बोल दिया? क्या मैं गलत बोल दिया? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी गलत बोल दिया? बोलो। याद नहीं रहेगा? बूंद बूंद सागर याद रहेगा हमेशा, बिंदु बिंदु से सिंधु याद रहेगा हमेशा। तो फिर सिंपल बात है, इसको याद रख लो कभी भी, मतलब आप बूढ़े हो जाओगे, आपका बच्चा, आपका पोता पोती भी आपको पूछ लिया ना कभी इकोनॉमिक्स में कि दादाजी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बस ये मुहावरा याद रखना, बूंद बूंद में सागर, बस उसको भी याद आ जाएगा। चलो सर, मजाक है। अच्छा, अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला याद रखना सर, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम।
मतलब टोटल यूटिलिटी में चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कंज्यूम। मैं आगे इसका कैलकुलेशंस कराता हूँ आपको, वेट, ठीक है। टोटल यूटिलिटी में चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कंजम्पशंस, ठीक है। मतलब क्वांटिटी कंजम्पशंस में चेंज, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है सर, चेंज होता है। डेल्टा इक्वल्स टू चेंज होता है, मतलब कितना चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे सिंपल बात है सर, टोटल यूटिलिटी में चेंज, आप जब एक ग्लास पानी बेच रहे थे, आयुष जब मरुभूमि में एक ग्लास पानी बेच रहा था, तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ था? अगर वो एक ग्लास पानी होता तो फिर टोटल यूटिलिटी ऑन दैट टाइम क्या था? 1 था। हेलो, बात समझ रहे हो? आयुष जब वेस्टर्न सहारा में एक ग्लास पानी बेच रहा था, तो फिर टोटल यूटिलिटी क्या था? 1। जब 2 ग्लास पानी हो गया तब 2, जब 3 ग्लास पानी हो गया तब 3, फिर 1 4, फिर 1 5। तो टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज इन टोटल यूटिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस सर। एंड चेंज इन क्या बोले सर? क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है, जितना वो कंज्यूम किया। मैं इसका आगे आगे इसका कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ। अभी तो मैं इस फॉर्मूला का मतलब बता रहा था, आगे कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। इसके लिए इतना चिंता का कोई बात नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, सबको समझ आ रहा है सर? बोलो। यस सर। हाँ, आ रहा है ना सबको? ओके। यस सर। यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज सैटिएटी। यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? सैटिएटी। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, सैटिएबल या सैटिएटी मतलब सेटिस्फैक्शन। सिंपल, सैटिएटी मीन सेटिस्फैक्शन। टीयू इज नोन एज फुल सैटिएटी एंड एमयू इज नोन एज मार्जिनल सैटिएटी। अरे 5 ग्लास पानी से मन भर गया तो फिर फुल सैटिएटी, और एक एक ग्लास करके जो पानी मिल रहा था वो क्या है? मार्जिनल सैटिएटी। मतलब बूंद इज द मार्जिनल सैटिएटी एंड समुंदर इज द फुल सैटिएटी। यस और नो? यस याद सर। रहेगा? ओके यस सर। ओके। अब सर कुछ डिस्कशंस करना है आगे, लाइक कुछ एनालिसिस है, कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप, वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, है ना? अरे बूंद, टोटल यूटिलिटी मतलब समुंदर एंड मार्जिनल यूटिलिटी मतलब बूंद, है ना, या बिंदु या सिंधु, जो आप समझ रहे हो। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। इन द अबव टेबल एमयू ऑलवेज डिक्लाइन। ध्यान दो एक बार, एमयू ऑलवेज डिक्लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। सर इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी समझना है ना। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होते होते नेगेटिव हो गया, कुछ समझ में शायद नहीं आ रहा है, आगे बात करता हूँ। और टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ते 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 ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद लोअर हुआ है। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट हाँ फॉल जरूर कर सकता है। मतलब 30 के बाद 28 में डिक्लाइन कर सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। बट मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव मतलब लोअर होते 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 डिक्रीज करते 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 जीरो में पहुंचेगा एंड आफ्टर दैट नेगेटिव हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और टोटल यूटिलिटी पहले तो इंक्रीज करता है, फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज फिर थम जाएगा और फिर डिक्रीज करेगा, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर सिंपल ऐसा ही लिखा हुआ है, फिर एमयू डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। देखो ये 10 से 8 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 हो रहा है। इसको देखो 10 से 18, 24, 28, 30, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग। ओके, व्हेन एमयू इज जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे पहुंचता है तब टोटल यूटिलिटी अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, दैट इज 30। एंड जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है। टोटल यूटिलिटी 30 से गिर के 28 फिर और ज़्यादा जाएगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। अब मन में सवाल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड saturation point, and after that when mu become negative tu increases. mu may be positive, zero or negative, but tu never negative. marginal utility पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, बट टोटल यूटिलिटी कुछ भी हो जाए नेगेटिव कभी नहीं होता। टोटल यूटिलिटी कुछ भी हो जाए नेगेटिव कभी नहीं होता। सर ये जो आपने समझाया ना, समझ में तो आ गया, बट अंदर वाला बात समझ में नहीं आया। क्या मैं सही बोला सर? ये जो मैंने डेटा को एनालाइज किया, मैथमेटिकली समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअली शायद समझ में नहीं आया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
बोलिएगा सर, ऐसा लग रहा है कोई मैथमेटिकली क्लियर है ना, मतलब क्या हुआ Yes. कि जो भी Sir. Yes, sir. डेटा वाइज इंक्रीज डिक्रीज एवरीथिंग क्लियर, ओके। बट यहाँ पर कुछ पॉइंट में एक सवाल रह गया सर, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, बिग क्वेश्चन है ना, सैचुरेशन पॉइंट क्या है और अचानक ऐसे Point क्यों। of maximum satisfaction. Point of maximum satisfaction, very good sir, saturation point is point of maximum satisfaction. Now point is mu decrease किया, tu अचानक increase क्यों कर गया, और mu जीरो ही क्यों होता है, tu maximum क्यों होता है, mu को नेगेटिव होने का जरूरत क्यों है, tu डिक्रीज क्यों करता है, सवाल मन में जरूर आ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं सर, रटना नहीं है, यू डोंट नीड टू मग अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। वेट सर 2 सेकेंड समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस। पहले स्टैटिस्टिक्स बनता है, फिर उसका एनालिसिस होता है। इट्स काइंड ऑफ, आप लोग क्रिकेट देखते हो, एनीवन? आई होप सभी कोई थोड़ा बहुत जरूर देखते हो। हाँ, फुटबॉल भी देखोगे तो भी चलेगा, बट जैसे कि क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स, मैं एक सिंपल दिखाता हूँ। क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स, कोई भी एक स्टैट अगर मुझे मिल जाए तो समझाने में सुविधा होता है। लाइक क्रिकेट रिकॉर्ड्स, हाँ, जैसे आपको अगर इस तरह का मिल जाए, देखो आईसीसी का, किसका देखोगे, रिकॉर्ड बाय टीम 2020 इंटरनेशनल्स, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टीमों का डिटेल्स रहता है, ठीक है। बेसिकली ये सबसे बेस्ट क्या होता है ना, कोई भी प्लेयर जब खेलने आता है, कोई भी प्लेयर जब, ये जस्ट काइंड ऑफ दैट, यस मिल गया सर, मैं जो मांग रहा था ना मुझे मिल गया। लाइक देखो इंडियन विथ, यहाँ पर एक देखो स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है, बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि आफरीदी ने क्या किया, जाहिर खान ने कितना किया, क्या बोले सर, पीटरसन ने क्या, मुरलीधरन ने कितना, या फिर काइंड ऑफ दैट सर ये, ठीक है, द जोन ऑफ कॉम्फर्ट, लाइक स्टीव स्मिथ एंड विराट कोहली का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स का एक डिस्कशन चल रहा है। जब भी कोई प्लेयर मैच खेलने उतरते हैं उसका स्टैटिस्टिक्स ऐसे दिया जाता है, और फिर जो कमेंटेटर बैठा हुआ रहता है उसका एनालिसिस करता है ना, स्टैटिस्टिक्स देख के एनालिसिस करता है कि नहीं करता है कमेंटेटर लोग बैठे बैठे? यस सर। यस ना, है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है, इकोनॉमिक्स ही करता है। इकोनॉमिक्स का काम क्या है, यू फर्स्ट नीड ए डेटा। ऐसे आप लोगों को बता दूं, आज का जो वर्ल्ड चल रहा है, इस वर्ल्ड को क्या बता रहा है, डेटा वर्ल्ड चल रहा है ना। मतलब आज के डेट में डेटा एनालिसिस इज बिग वर्ड, है ना। हर बात में भाई डेटा को एनालाइज करना, डेटा एनालिसिस को पढ़ाई को लेके भी बहुत ज़्यादा लोग आजकल कंसर्न है, ठीक है। डेटा इज द बिग थिंग। इवन आपको अगर मोबाइल में नेटवर्क भी चाहिए होता है, मतलब इंटरनेट चाहिए, तो उसके लिए भी क्या मारते हो सर आप लोग मोबाइल में, डेटा पैक, सही ना। तो डेटा Yes, sir. इन करेंट वर्ल्ड, डेटा इज द, इवन रिलायंस को पूछा गया था कि वो धीरे धीरे अपना ऑयल बिजनेस सेल कर दे रहा है। आपको बता दूं रिलायंस का मेन बिजनेस क्या है बोलो तो, रिलायंस का मेन बिजनेस क्या है बोलो तो? Petroleum. हाँ, पेट्रोलियम। ये जामनगर में इसका फैक्ट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है ये, सबसे बड़ा। मतलब पेट्रोल को रिफाइन करता है, रॉ पेट्रोल को, और फिर वर्ल्ड में इसको फिर से री एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया गवर्नमेंट को भी सेल करता है। ये धीरे धीरे ये बिजनेस सेल कर दे रहा है सऊदी आराम को, जो वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल बिजनेस है तेल का, उनको धीरे धीरे सेल कर दे रहा है। बिकॉज धीरे धीरे पेट्रोलियम वर्ल्ड नहीं रहेगा, पेट्रोल खत्म होते आ रहा है सर। वर्ल्ड में पेट्रोल को लेके पॉलिटिक्स चल रहा है, आप लोग वो देख रहे हो, बट आप लोगों को इकोनॉमिकल फैक्ट नहीं पता, ठीक है। धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड पेट्रोल से शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज धीरे धीरे पेट्रोल नहीं रहेगा, और जितना रहेगा, इवन पेट्रोलियम नेशंस, मतलब जो जो कंट्री में पेट्रोल बनता है, ठीक है, वो सब कंट्री अपना पेट्रोल का जो एक्सपोर्टिंग है उस पर काफ़ी रोक टोक लगा दिया, बिकॉज वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है उन लोगों को। वो लोग क्राइसिस क्रिएट करना चाहता है ताकि बाद में दाम ज़्यादा मिले, इसीलिए लोग दूसरा एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। एंड दैट इज द रीज़न रिलायंस भी धीरे धीरे पेट्रोल बिजनेस को एक धीरे धीरे साइड कर रहा है, एंड वो बता रहा है कि डेटा इज़ द न्यू पेट्रोल। डेटा मतलब इसीलिए वो जियो लॉन्च किया, बिकॉज उसको समझ में आ गया, इकोनॉमिक को समझ में आ गया उसको, कि ज़्यादा देर तक पेट्रोल का बिजनेस और आगे नहीं चलेगा, लॉस मेकिंग हो जाएगा, उससे अच्छा है कि इंटरनेट वर्ल्ड में आ जाए। तभी जियो से बिजनेस कर रहा है, जिसको कहते हैं सर एंटरप्रेन्योरल दिमाग। समय रहते रहते इकोनॉमिकल सोच है ना, तो आप अपना बिजनेस को भी शिफ्ट कर सकते हो। नहीं तो बोलोगे भाई इतना बड़ा प्लांट बैठ गया, इतना बड़ा प्लांट। अब उसको समझ में आ रहा है सर आप लोगों को कि एक बिजनेसमैन को हमेशा कितना मतलब कंसियस रहना पड़ता है। ये सुनो, यस।
है ना। चलो ये सब चीज़ें समझ बहुत काम आएगा। ये जो सैचुरेशन पॉइंट में बात कर रहे थे ना, इसका मतलब ऑयल बिजनेस में रिलायंस को सैचुरेशन पॉइंट दिख गया, मतलब इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। वेट वेट, मैं सब बताऊंगा। सर क्या बोल रहे हो, आधा समझ आ रहा है आधा नहीं आ रहा है। अब इसको समझने के लिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए आपको जो एनालिसिस करना पड़ेगा ना, इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सारा का सारा काम आएगा। वो जो हम लोग सहारा घूमने गए थे ना पानी बेचने के लिए, आयुष को भेजा गया था, वो पानी बेचा, 3 गिलास पानी 1,75 लाख में बेच के आया। काम आएगा, बहुत काम आएगा। Alfred Marshall explains how a consumer spends his income on different goods and service so as to attain maximum satisfaction. अल्फ्रेड मर्सल बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ ए कंज्यूमर स्पेंड्स, कितना कंज्यूमर खर्चा करता है इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस एज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अल्टीमेटली सर कस्टमर को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए होता है। अगर आपके पास घर से पॉकेट मनी मिलता है या फिर अगर आप कुछ इनकम करते हो अपने से, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरा, आई नो, जो लोग काफ़ी कम उम्र से ही इनकम करने का हुनर रखता है। सीरियसली आई नो सम ऑफ यू, आई रियली नो फ्रॉम पर्सनल लेवल से भी मैं जानता हूँ। तो सर अगर आपको इनकम मिलता है, आप अपने इनकम को खर्चा तो करोगे कि नहीं करोगे। आप अपना इनकम को खर्चा करोगे कि नहीं करोगे। यस सर। इनकम लोग करता ही है खर्चा करने के लिए। अब सवाल है, जब आप खर्चा करोगे, खर्चा वैसा ही करना पसंद करोगे ना जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। आपका स्पेंडिंग वैसे ही लेवल का होना चाहिए ना जो जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। एम आई राइट और रॉन्ग। बोलो सर। यस सर। अरे भाई जो भी किसी को अगर सिंपल एक छोटा सा, अगर मुझे बचपन वाला याद है, आप लोग तो थोड़ा सा बड़े होंगे फिर भी, अप टू 18 ईयर्स अप टू एज तक ना, मुझे अगर पैसा पॉकेट में मिलता था, मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। तब मैं स्कूल खत्म होने को आ रहा है या फिर कॉलेज में जस्ट एंट्री लिए, ऐसे सिचुएशंस का बात कर रहा हूँ। मुझे पॉकेट में अगर 50 रुपये भी होता ना इन एनी डे, ठीक है, तो मैं उससे बॉल खरीदता था, क्रिकेट बॉल, वो तो सिंपल टेनिस बॉल जो होता था वो खरीद लेता था। खरीद के बेसिकली कुछ नहीं चाहिए, सब आसपास में जो भी होते थे बोलते चल भाई खेलना है, ठीक है। जब भी पैसा होता था बॉल या बैट खरीद लेते थे, और दुकान में नया नया बैट आता था तो मैं बोलता था भाई क्या दाम चल रहा है इसका, ठीक है मैं पैसा जुगाड़ कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। तो मुझे बैट बॉल का बड़ा शौक था, ठीक है। तो मुझे जब भी पैसा मिलता था मैं उसको एक ही काम पे खर्चा करता था और कोई काम पे नहीं। इवन मैं एक बार कश्मीर गया था घूमने, मैं अपने दोस्तों के लिए और अपने जो क्लब के लिए मैं खेलता था उसके लिए मैं 15 बैट कंधे पे उठा के लेके आया था। मेरा पापा इतना गुस्सा हो गए थे, 15 बैट लेके आने के लिए कश्मीर से बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं सबको बोल रहा था भाई थोड़ा मतलब आप भी थोड़ा कैरी कर दो, कौन करेगा भाई तुम्हारा चीज़, सबके पास इतना सामान है। और मैंने 15 बैट ले लिया। सब कोई मुझे फ़ोन कर करके बोला भाई मुझे कश्मीरी विलो बैट चाहिए, भाई मुझे कश्मीरी विलो बैट चाहिए। तो एवरीबडी, सबका अपना अपना सेटिस्फैक्शन लेवल होता था। तो उस टाइम पे मेरा वो सेटिस्फैक्शन होता था। आजकल मुझे पैसा मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एज पर माई क्लासेस नीड, मेरा क्लास के क्या नीड है कि एक अच्छा कैमरा चाहिए, एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए कुछ और चाहिए, एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। आजकल ये सब फीलिंग चल रहा है। तो डिपेंड, वही मैं बोल रहा था ना, टाइम टू टाइम सब चेंज होता है सर। assumptions of the marginal utility analysis. First thing, सारा का सारा पॉइंट बोलूंगा, वेट। हाँ, द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, utility is measurable and quantifiable entity in the terms of money which a person is ready to pay. मतलब मर्सल के हिसाब से कि कार्डिनल का मतलब होता है जिसको आप बाई मनी मेजर कर सकते हो, विच ए पर्सन इज रेडी टू पे, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं इतना दाम पे करूंगा। आपको 2 रसगुल्ला लेना है उसके लिए मेरे को 20 रुपीज पे करना है। सिंपल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कॉन्स्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, द एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट throughout when an individual spends money on good. The hypothesis of independent utility, it means independent unit have independent utility and it ignores complementary between goods. मर्सल का कहना है हर एक गुड्स का अपना अपना यूटिलिटी होता है और एक के साथ दूसरे का कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है ये नहीं मानते वो। ये उनका मानना है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल लाइक कार एंड पेट्रोल इज ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ना। हेलो, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, दिस इज माई डिजिटल पेन। डिजिटल पेन में क्या होता है कि इसका एक सेंसर नीव होता है और एक पेन के लिए एक ऐसा होना चाहिए। तो इसके तो इंक नहीं चाहिए होता है बट इसके लिए बोर्ड बहुत चाहिए होता है।
कॉम्प्लीमेंट्री है। ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है सर सबको? हाँ, मे भी आप लोग जानते भी होंगे। ये डिजिटल बोर्ड है और ये डिजिटल पेन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ ना। हेलो, Yes. पर मर्सल क्या बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। दो गुड्स अलग है बट उसका बोल रहे कि इसका अलग यूटिलिटी है, इसका अलग यूटिलिटी है। ये मर्सल का मानना है, आगे बात करता हूं मैं, ठीक है। एंड रैशनैलिटी, रैशनैलिटी मतलब लॉजिकल, ओके। रैशनैलिटी मतलब लॉजिकल। रैशनैलिटी क्या है? बोल रहे कि इट इज एज्यूम दैट, ये ऐसा माना जाता है, कंज्यूमर इज रैशनल वाइल स्पेंडिंग मनी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जब भी कोई बंदा पैसा खर्चा करता है ना, नॉर्मल केस में रैशनल होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इम्पल्सिव परचेस करता है। ही इज नॉट मेकिंग इम्पल्सिव परचेस। बहुत कम लोग होते हैं इम्पल्सिव परचेस। इम्पल्सिव परचेस समझते हो? हेलो, इम्पल्सिव परचेस समझते हो? बोलो सर, कोई तो बोलो। इम्पल्सिव परचेस का मतलब एनीवन? इम्पल्सिव परचेस क्या होता है? नहीं पता? नो सर। सर इम्पल्सिव परचेस मतलब आप खर्चा करते हो बट आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है। दोस्तों को बुला लिए, हाँ भाई चल कुछ भी करेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर लेते हो विदाउट एनी रीज़न। सोच समझते नहीं हो। आज खर्चा कर देते हो, कल क्या होगा भूल जाते हो। एक मूवी है तारा रंपम, देखे हो? मतलब हिट नहीं हुआ था, रेसिंग के ऊपर है, तारा रामपम। किसी ने भी देखा? रानी मुखर्जी एंड सैफ अली खान का मूवी है। एनीवन? Yes, किसी sir. ने नहीं देखा? देखा? यस सर। अरे वाह, इतना सारा है। सैफ की फैन थे या फिर रानी मुखर्जी के फैन थे? जो भी हो, जिसका भी फैन हो। मूवी में कहानी एक्चुअली यही है, ये इम्पल्सिव परचेस के ऊपर का ही कहानी है कि वो जो सैफ अली खान है वो रेसर है, वो कार रेसिंग, जो फार्मूला 1 कार होता है ना सर, फार्मूला 1 कार होता है ना, वो फार्मूला 1 का रेसिंग करता है एक्चुअली। तारा रामपम, तारा रामपम मूवी, ठीक है। ये मूवी में वो, ये देखिए ये कार देख रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो ये मूवी में वो कार रेस करता है, काफ़ी अच्छा खासा कमाते हैं। बट एक टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जब भी कमाता था ना बहुत खर्चा भी करता था। मतलब आज खर्चा करता है तो कल के बारे में भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब लॉजिकल खर्चा एकदम नहीं करता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको रेस छोड़ के और कुछ नहीं आता था और इतना सारा स्पेंडिंग था, वो बैंकरप्टेड हो गया। फिर उनका बच्चा लोगों को अचानक से बोला कि भाई चलो हम लोग इतना पॉश एरिया में नहीं रह सकते, तो फिर एक तरह का एक छोटा सा घर में स्लम में जाके रहने का मतलब समय आ गया, ऐसा हालत हो गया। तो फिर इनको क्या समझाया बोलो तो, इस बच्चे लोगों को समझाया कि चलो हम लोग गरीबी गरीबी खेलते हैं, मतलब वी आर, मतलब वी जस्ट एक्ट लाइक अ पोर पर्सन, तो इसका खेल खेलेंगे, मतलब उसको समझाने के लिए। तो तब जाके बच्चा लोग समझा गया कि चलो हम लोग गरीबी गरीबी खेल रहे हैं। समझ रहे हो सर? इम्पल्सिव परचेस का ऐसा हालत होता है। तो इम्पल्सिव परचेस का ये एक एग्जांपल था। तारा रामपम मूवी अगर कोई देखा है तो फिर समझ सकता है, नहीं देखा तो देख लेना। ओनली फॉर इम्पल्सिव परचेस यू कैन वॉच दिस मूवी। अरे सर, मूवी से अगर कुछ सीखने को मिले तो मूवी ज़रूर देखो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में काम आए या लाइफ में, चाहे वो मूवी हिट करे या फ्लॉप, डजेंट मैटर ना। Cardinal and ordinal utility. According to the cardinal utility concept, utility of a commodity can be measured and compared in numerical terms like 10, 8, 6, 4, 2. आप उसको measure कर सकते हो, count कर सकते हो, kind of. Utility is measured in terms of money which is consumer ready to pay. ये मर्सल का मानना है, अल्फ्रेड मर्सल का मानना है। That is the cardinality, मतलब जिसको आप पैसे से तोल सकते हो, काउंट कर सकते हो कितना बार, मतलब काइंड ऑफ दैट कार्डिनल यूटिलिटी इज काइंड ऑफ दैट। 3 इडियट्स में वो इसको देखे थे, अरे 3 इडियट्स मूवी में वो करीना कपूर का जो फियांसे थे जिसके साथ शादी होने वाला था, कोई तो बताओ। 3 इडियट्स मूवी तो देखे होंगे, Yes, तो sir, वेरी yes, sir, yes. वेरी हिट मूवी। हाँ, Yes, sir, उसमें yes, sir. करीना कपूर का जो फियांसे थे, मतलब जिसके साथ उसका शादी होने वाला था, वो बात बात में कार्डिनल यूटिलिटी का ही बात करता था ना। मेरी 2.5 लाख की शूज, मेरी Yes, 1.5 sir. लाख की शेरवानी, मेरी 3.5 लाख की घड़ी। फिर आमिर खान एक जगह में बोलता है कि भाई मेरा तो 250 की है, अच्छा पर सही टाइम बताता है। याद है सर? और उसको Yes, sir. डेमो थे, और करीना कपूर को प्यार करता था अपना आमिर खान, रणछोड़ दास। हाँ, और रैंचो आके बोलता था
कि भाई देख तू, तेरा जो फियांसे है ना, ये प्राइस टाइगर है, प्राइस टाइगर, ये बात बात में दाम छोड़ के कुछ नहीं समझता, जो भी चीज़ खरीदते हैं सिर्फ उसका दाम पे जाते हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये तो एक नंबर का वो भेड़ा, ऐसा कुछ बोलता था। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट, कार्डिनल यूटिलिटी को याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। आई डोंट क्रिटिसाइज मर्सल, ओके, बिकॉज मर्सल तो वो वाला बात बोला जो एक्चुअली पब्लिक समझते हैं, है ना, जो पब्लिक का एक कंसर्न का मैटर होता है कि हम लोग पैसे से भी तोलते हैं और मेजर भी करते हैं। बट according to ordinal utility concept, the utility derived from the consumption of goods cannot be measured in numerical terms but can be compared or ranked. For example, satisfaction of 2 cups tea or 1 cup equals to 1 cup coffee. किसी को 2 कप चाय से भी सेटिस्फाई हो जाता है, किसी को 1 कप कॉफी से सेटिस्फैक्शन हो जाता है, उसमें काउंटिंग फर्क नहीं पड़ता, 2 या 1 डजंट मैटर, 2 और 1 डज नॉट मैटर, मैटर इज आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, जो हिग्स एंड एलन का मानना है। बट यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या कि मर्सल गलत है, हिग्स एलन सही है, या फिर हिग्स एंड एलन सही है, मर्सल गलत है? एज पर द इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ द पीपल, इंसान का जो बिहेवियर है, दोनों बिहेवियर देखा जाता है मार्केट में, यस और नो? यस सर। दैट इज वाई ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट एंड कार्डिनल कॉन्सेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो कार्डिनलिटी पे ही बात हुआ, ठीक है, चलो मर्सल सर का ही कार्डिनल कॉन्सेप्ट में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बात करते हैं। इसके ऊपर हम लोग डिमांड का स्टार्टिंग क्लास में कुछ पॉइंट डिस्कशंस कर रहे थे, आज इसका डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। चलो सर ध्यान से सुनिएगा, सब वीवीआईपी क्वेश्चन है ये, यहाँ से सवाल तो होता ही होता है इकोनॉमिक्स में, गारंटी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डीएमयू आपको क्या सिखाता है? आपको पानी वाला एग्जाम्पल अगर याद है तो बड़ा काम आएगा यहाँ पर। लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब है states that as a consumer takes more units of a good, the additional utility that he derives from an additional unit of a good goes on falling. In other words, as per law of DMU, the marginal utility of a good diminishes as an individual consumer consumes more unit of a good and its total utility increases up to a certain level but at diminishing rate and finally start diminish. अब शायद कोई सोच रहा है कि सर इसको तो याद रखना बहुत मुश्किल है, इट्स हार्ड टू रिमेंबर। नहीं सर, मैं फिर से इसको रीड करूंगा 2 मिनट बाद। बिफोर दैट मैं एक एग्जाम्पल यूज करूंगा लॉ ऑफ डीएमयू का, ध्यान से सुनिएगा। इट्स नॉट हार्ड टू रिमेंबर, सीरियसली, इकोनॉमिकल लैंग्वेज है बट इट्स नॉट हार्ड टू रिमेंबर इफ यू अंडरस्टैंड दिस। आप कभी नहीं भूलोगे, वही बूंद, मतलब बूंद बूंद में सागर जैसा, कभी नहीं भूलोगे। कैसे नहीं भूलोगे सर? चलो देख लेते हैं। अच्छा सर, हम लोग वो एग्जाम्पल तो हम लोगों को याद है कि हम लोग डेजर्ट में गए थे और पानी बेचा था, वो तो याद होगा सबको, अभी 2 मिनट पहले ही हुआ यस था। सर। चलो सर, पानी का ग्लास बना लो, ठीक है, पानी है इसमें, ठीक है, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास, ठीक है। दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर, ओके, ग्लास ऑफ वाटर, वही वाला ग्लास जो आयुष डेजर्ट में जो एडवेंचर करने गया था उसको सेल किया था, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितना ग्लास है सर? 5 ग्लास ऑफ वाटर। चलो सर डेजर्ट में फिर से जाते हैं। अब वेस्टर्न सहारा में जब आयुष पानी बेचने गया था, अब लॉ ऑफ डीएमयू कैसे काम किया देखो। आयुष का 1 ग्लास पानी का क्या दाम था सर? 1 करोड़। पर ग्लास ऑफ वाटर बट क्या वो हर ग्लास के लिए 1 करोड़ ले पाया था? नो सर। क्यों नहीं ले पाया था? क्योंकि सेकंड ग्लास में उसका डिमांड घट गया था। यूटिलिटी घट गया था, डिमांड नहीं बोलेंगे, यूटिलिटी यूटिलिटी डिक्रीज कर गया था सर, है ना। जब भी सेकंड क्लास में गया यूटिलिटी डिक्रीज कर गया, यूटिलिटी डिक्रीज। थर्ड क्लास में यूटिलिटी अगेन और डिक्रीज लिटिल बिट मोर, फोर्थ क्लास में और थोड़ा, फिफ्थ क्लास में और थोड़ा। मतलब पहला क्लास उसकी जान बचाने के लिए था, फर्स्ट क्लास फॉर लाइफ सेविंग, है ना, ये लाइफ सेविंग था।
ये एक्स्ट्रा एनर्जी, ये सेकेंड एंड थर्ड ग्लास, ये फर्स्ट ग्लास, ये सेकेंड ग्लास, ये थर्ड ग्लास एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए था, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी। और फोर्थ एंड फिफ्थ ग्लास, ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ ग्लास है ये किस लिए था, फ्यूचर के लिए था। यस और नो? फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर फॉर लाइफ सेविंग एंड द कस्टमर्स इज रेडी टू पे 1 करोड़, बट सेकेंड क्लास का यूटिलिटी कम है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए है, नॉट लाइफ सेविंग। तो ऑब्वियसली 1 करोड़ नहीं देंगे ना। कस्टमर का बिहेवियर समझ रहे हो क्या? कस्टमर का बिहेवियर समझ पा रहे हो? कस्टमर्स बिहेवियर, जो चीज़ हमारा सबसे बड़ा नेसेसरी होता है उसके लिए हम जो दाम है वही दे देंगे, एकदम उस पर बार्गेन नहीं करते हम लोग। नेसेसरी प्रोडक्ट पे बार्गेन करके फायदा होता है क्या? नो सर। हाँ, सबको पूछ रहा हूँ, नेसेसरी प्रोडक्ट में बार्गेन करके फायदा होता है? नो सर। कभी नहीं होगा वो हाँ बोलो। नहीं सर, नहीं होता। नहीं होता, बार्गेन करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, वो कम करेगा भी नहीं। लेकिन जो उतना नेसेसरी नहीं है ना, उसके लिए जो दुकानदार है वो बार्गेन कर लेगा, वो भी रेडी है, आप भी रेडी हो। तो इसके लिए सेकंड जो दो 2 एंड थर्ड है, इस दोनों के लिए 50 लाख देने के लिए रेडी हुआ था, वो हाफ हो गया था। एंड जो वो फ्यूचर सेविंग के लिए लेके जा रहा था उसके लिए 25 लाख देने के लिए रेडी था। और आयुष भी देख रहा ये पानी है क्या करेंगे, वैसे ही फेंकना पड़ेगा, तो बेच दिया। तो जैसे आपने क्या देखा, लॉ ऑफ डीएमयू, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू आपको क्या सिखाया फिर, जैसे जैसे आपका यूटिलिटी कम हो जाएगा, जैसे जैसे आपका यूटिलिटी कम हो जाएगा, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पर यूनिट पे कम पे करना पसंद करोगे। यस और नो? यस सर। आया कि नहीं आया? चलो सर चलते हैं कोलकाता न्यू मार्केट। सर कौन कौन कभी विजिट किए हो सर कोलकाता न्यू मार्केट? वेरी गुड सर। तो अगर आप कोलकाता न्यू मार्केट कभी भी गए हो तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन इन कोलकाता, एसएस हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। इंडिया का पहला ब्रिटिश पीरियड में बना हुआ पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये। बाकी बाद में इंडिया में बहुत सारा जगह में बना है, बट मॉडर्न वे में कोलकाता में उस टाइम पे बना था, 18 समथिंग मोस्ट प्रोबेबली, अभी याद नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना एसएस हॉग मार्केट, 100 ईयर्स ओल्ड मार्केट इन कोलकाता। अब देख ही लिए, इसमें यूट्यूब भी बहुत है, देख लेना। बट सर कहना क्या चाहते हो? सर इधर ना बार्गेन बहुत होता है, ठीक है, बार्गेन बहुत होता है। ऐसे देख रहे हो ना सब, बहुत भीड़ है। ये तो ये देखो यहाँ पर तो जो गाड़ी आता है ना सर, ये जो कार पार्किंग में रहता है ना, कार पार्किंग के ऊपर भी इसको भी भाड़े पे लगा देता है, जिसका कार है वो 5 घंटा भाड़े पे लगा देता है अपना बेचने के लिए। अब सर आपको एक सवाल कर रहा हूँ, सपोज मानो ये बैग मार्केट दिख रहा होगा आप लोगों को, बैग मार्केट है, बहुत सारे मार्केट है। चलो ये क्या है, हाँ ये भी कुछ है। चलो सपोज मानो कि ये, चलो ये अच्छा रहेगा, दिस वन इज शुड बी गुड। ओके, सपोज ये एक बैग लेना है, क्या दाम हो सकता है इस बैग का? आई डोंट नो, पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आप लोगों को क्या प्राइस हो सकता है इसका, जो शॉपिंग फ्रेंडली हो? आई थिंक दे कैन से, क्या दाम हो सकता है इसका? बोलो ना सर जल्दी, कोई तो बताओ। 100 रुपीज में इतना बड़ा बैग नहीं मिलता है। 300 हाँ कितना? 300 300 350। चलो ठीक है, ये एक सही सही दाम बोला है। विश्वजीत जाके पूछना तो 100 में देता है कि नहीं, मेरे को लेके देना फिर ठीक है, हो सकता है मे बी। अगर ये बैग का 300 दाम पकड़ते हैं, ठीक है, 300 रुपीज़, ठीक है, अगर इसका दाम 300 है, तो अगर आप सिंगल एक ही बैग लोगे, इसका मतलब आपको बैग का ज़रूरत है और आप सिंगल बैग लेना पसंद कर रहे हो, तो एक बैग के लिए आप 300 रुपीज़ दे दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? इफ अगर वो सबसे नेसेसरी है आपका, बट आपके फ्रेंड ने भी बोला कि भाई और भी 2 बैग लेके आना, हमें चाहिए हमें चाहिए, तो अगर आप 3 बैग लोगे तो क्या आप उसको 300 करके 900 रुपया दोगे या कम दोगे? कम देंगे। तब आप क्या बोलोगे, भैया 700 ले लो, 3 बैग ले रहे हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस ना? यस सर। क्या हो रहा है बोलो तो, लॉ ऑफ डीएमयू हो रहा है ना? अरे लॉ ऑफ डीएमयू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। बिकॉज पहला बैग जो है वो आपके लिए सबसे नेसेसिटी है,
इसलिए आप उसके लिए जो भी दाम बोल रहे हैं आप दे दोगे, बट सेकेंड एंड थर्ड बैग के लिए ना आप बार्गेन करोगे। क्यों? वो थोड़ा सा दोस्तों ने बोला या फिर आप सोच रहे हो गिफ्ट देना है थोड़ा दे देंगे, बट नॉट दी नेसेसरी में नहीं है, इट्स नॉट योर नेसेसरी। सो सेकेंड एंड थर्ड बैग के लिए आप कभी भी 300 रुपया देने के लिए रेडी नहीं रहोगे, और दुकानदार को भी पता है, और इसीलिए दुकानदार भी रेडी रहते हैं कि ज़्यादा लेने से छोड़ देता है ना सर। 700 में डील बन सकता है ये 3 बैग के केस में, लेकिन एक बैग के केस में पर बैग 300 ही वो आपसे चार्ज करेगा। तो ये जो दुकानदार को भी पता होता है, आपको भी पता होता है कि ज़्यादा लेने से वो कम करता है। आलू मार्केट में गए हो सर कभी? पोटैटो मार्केट में 5 किलो आलू का दाम ज़्यादा होता है या 1 किलो आलू का दाम ज़्यादा होता है पर किलो के हिसाब से? 1 किलो। हाँ 1 किलो। देखो सर हर जगह में लॉ ऑफ डीएमयू दिखेगा आपको, जब से मार्केट में निकलोगे ना हर जगह में लॉ ऑफ डीएमयू, आलू मार्केट से लेके न्यू मार्केट तक, आलू मार्केट से लेके न्यू मार्केट तक आपको जिधर दिखेगा लॉ ऑफ डीएमयू दिखेगा। सर आलू का दाम चल रहा है 10 टका के जी, ओके 10 रुपीज़ के जी चल रहा है। इफ़ यू वांट टू बाई 1 kg यू हैव टू पे 10 रुपीज़, बट इफ़ यू बाई 5 kg व्हाट डू यू थिंक कितना पे करोगे? 50 या 45? 40-45। 40-45 पे करोगे ना? समझ में आ रहा है सर? दुकानदार भी दे देगा ना? अरे दुकानदार देगा कि नहीं देगा? यस देगा। देगा ना, वेरी गुड सर। बिग बास्केट में तेल खरीदने जाओगे, ठीक है, बिग बास्केट से अगर सरसों तेल खरीदना है, बिग बास्केट 5 लीटर का सरसों तेल, ठीक है, फॉर्चून का बिग बास्केट का 5 लीटर का सरसों तेल लेना है, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर क्या लिख के रखा, अगर आप सिंगल 1 लीटर देखने जाओ तो आपको 1 लीटर के हिसाब से पूरा 750 देना पड़ेगा, पर 5 लीटर में ये जानबूझ के कम करके रखा है 683। क्यों? बिकॉज दे नो कि जब भी कोई कस्टमर ज़्यादा लेगा तो उसके लिए हमको कम पे करना पसंद करेगा, एंड सप्लायर ऑल्सो नो कि कहाँ पर डीएमयू यूज़ करना है। आई थिंक क्लियर हो गया डीएमयू का रीज़न? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब जस्ट अगर ये समझ में आ गया, अब बस एक बार रीड करो अभी। Law of diminishing marginal utility states that as a consumer takes more units of a good, the additional utility that he derives from an additional unit of a good goes on falling. In other words, as per law of DMU, the marginal utility of a good diminishes as an individual consumers more unit of a goods, and its total utility increases up to a certain level but at diminishing rate. Utility तो बढ़ेगा but diminishing rate. एक बैग का utility बहुत हाई था, 3 बैग का यूटिलिटी कम हो जाएगा, है ना, एंड फाइनली स्टार्ट डिमिनिश, धीरे धीरे वो माइनस ही होता जाएगा, ठीक है। दुकानदार भी ना एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे आपको मैं आलू वाला दिखाया था, पोटैटो वाला, चलो सर पोटैटो वालों के पास चलते हैं। पोटैटो वाले आपको पोटैटो बेच रहा था, है ना सर, आप 5 किलो आलू लिए थे, 5 kg आलू लिए थे आप, नॉर्मली तो 10 करके होना चाहिए था 50, बट आप कितना पे किए थे 45, ओके। नाउ आप बोल रहे हो कि आई वांट 10 kg आलू, तो 100 होता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप केजी में 5 टका केजी करके दोगे, तो क्या दुकानदार मान लेगा सर? हाँ, उसका जो परचेस प्राइस है ना, दुकानदार जिस पर्टिकुलर दाम पे आलू खरीदा है ना, उसके नीचे तो वो कभी नहीं जाएगा। मतलब उसका कॉस्टिंग है एक आलू 1 kg आलू पे, अगर उसका कॉस्टिंग 6 रुपीज़ है ना, तो वो 60 टका के नीचे तो कभी नहीं बेचेगा। 6 × 10 6 टका केजी में अगर वो परचेस करके लेके आया तो उसके नीचे तो कभी नहीं सेल करेगा, एक्सेप्ट जब वो सड़ उड़ जाए, मतलब थोड़ा सा ये हो जाए तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा है सर? मतलब आप बोल रहे हो कि 5 टका करके दे दो, 10 kg लेना है, दुकानदार इज़ नॉट रेडी टू पे, चाहे कितना भी ज़्यादा ले लो आप, क्योंकि उसका जो परचेस प्राइस है, जो उसका कॉस्टिंग है, कभी भी वो कॉस्टिंग के नीचे नहीं जाएगा। ये सर नो बोलो। यस सर। यस है सर। ना, थैंक यू सर। बहुत सारा बिजनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा रहता है सर, इसीलिए मुझे हर बात में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, अब क्या करें। ओके, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर बिजनेस, दिमाग का ओपन। ओके, एजम्पशंस, तो फिर आई थिंक लॉ ऑफ डीएमयू क्लियर। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फटाफट देख लो, काम खत्म पैसा हजम। क्या है
यूनिट कंजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट का अगर बढ़ाते जाओगे आप, 1 kg आलू, चलो पोटैटो पे ही समझ लेते हैं, 1 kg आलू का यूटिलिटी 10 है। अब यूटिलिटी का मेजरमेंट क्या है ना, उसको पॉइंट में कर किया जाता है। यूटिलिटी कभी पैसे से तोलना मुश्किल हो जाता है, फिर भी डिपेंड करता है। 1 यूनिट्स ऑफ आलू केजी में, ठीक है, 10 यूटिलिटी। 2 kg आलू पर यूटिलिटी कम हो गया, देखो 1 का 10 है, 2 का 18 है, तो यूटिलिटी कम हुआ कि नहीं हुआ पर केजी पे? हेलो, अरे बोलो सर। यस सर, कम हुआ है ना, तो क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट। आप पहले एक के लिए जितना पे कर रहे थे, पहला बैग आपके लिए जितना वाइटल था, 1 kg आलू आपके लिए जितना वाइटल था, सेकंड थर्ड या फोर्थ kg आलू उतना वाइटल नहीं है। 1 kg आलू से आपका आज का खाना या फिर 2 दिन का खाना चल जाएगा। 5 kg आप तभी लेते हो जब दुकानदार थोड़ा कम करता है, दैट इज द रीजन। इसीलिए पहला का यूटिलिटी हाईएस्ट, धीरे धीरे यूटिलिटी कम, 8, 6, 4, फिर एक टाइम आएगा आपका यूटिलिटी 0 हो जाएगा। ऐसा सिचुएशंस आएगा कि नहीं आएगा, जब आपको आलू खरीदने का और ज़रूरत नहीं है या फिर बैग खरीदने का ज़रूरत नहीं है, यूटिलिटी खत्म होगा कि नहीं होगा? बोलो सर। ऐसा टाइम Yes, आएगा sir. कि नहीं Yes. आएगा कि जिस टाइम पे आपका उस बैग का और कोई यूटिलिटी नहीं है, यू डोंट वांट टू बाई मोर बैग्स, तो 0, सिंपल बात। लेकिन जब आपका यूटिलिटी एकदम खत्म हो जाएगा, तब आपका टोटल यूटिलिटी तो हाईएस्ट में होगा। मतलब अगर आपको 5 बैग आपको लेके खुश हो गए आप, तो 5 बैग इज योर हाईएस्ट यूटिलिटी, है ना। 5 बैग में आपका यूटिलिटी 30 या 6 बैग के जाके वो कांस्टेंट हो गया, मतलब और यूटिलिटी आपका बढ़ नहीं रहा है और यूटिलिटी आपका आगे नहीं बढ़ रहा है। दैट्स वाई अगर आप बाई चांस और एक बैग लेते हो, बाई चांस अगर और एक बैग लेते हो, दिस विल डिससेटिस्फाई यू, दिस विल डिससेटिस्फाई यू, इसका कोई जरूरत नहीं था, नॉट नेसेसरी, लॉस है आपका। सही कि गलत बोलो? और एक बैग अगर और ले लोगे, 7 नंबर बैग अगर ले लोगे, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स अननेसेसरी, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा लेके, बेकार में ले लिया, 500 रुपया बेकार लग गया मेरा। यस और नो? तो इन दैट केस योर यूटिलिटी विल बी -2। ये एजम्पशंस लिया गया है, आप ऐसा एजम्पशन अपने मर्जी से भी बना सकते हो। क्यों उसमें -2 हो गया? -2 क्यों? ये 30 और 28 का गैप भी बोल सकते हो। ये -2 मतलब ये पहले 30 का यूटिलिटी था टोटल में, अब 28 हो गया, 2 यूनिट में आपका यूटिलिटी कम हो गया, इसलिए -2। तो समझ में आया? प्रैक्टिकली समझ में आया? मैथमेटिकली पहले ही समझ गए थे आप लोग कि मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, आप पहले ही समझ गए थे। लास्ट मतलब 2 मिनट पहले, तो 5-7 मिनट पहले ही वहाँ पर बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो अभी ग्राफिकली बताएंगे। जब भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी एक एक करके बढ़ता है, बूंद बूंद करके बढ़ रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, तब टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे पॉजिटिव और बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिक्रीज कर रहा है। हाँ, फिर एक टाइम पे जाके आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा जब आपका टोटल यूटिलिटी 30 होगा। ओके, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जब आपको नेगेटिव हालत में लेके जाएगा, मतलब यू डोंट वांट टू परचेज, या फिर पानी और बेच के फायदा नहीं है, आयुष वाला एग्जांपल, ठीक है, तो फिर 28 आपका टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर सकता है, पर टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे होगा? बैग तो खरीदा सर, आलू तो खरीदा, पानी तो बेचा, यूटिलिटी नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्लियर कि नहीं? यूटिलिटी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? समझ में आया? और मार्जिनल क्यों नेगेटिव हो रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो सर। आयन को डाउट नहीं है, वो ना बोल दिया, बाकी लोगों को पूछ रहा हूं। नो सर। ओके सर, फिर बात एकदम सिंपल है। इन द टेबल एंड फिगर एज mu decreases tu increases, when mu is 0 tu is maximum, this is called saturation point। मतलब आप सैचुरेटेड हो चुके हो। अब चलो ये जो बात इतना देर से कर रहे थे, इसको ग्राफिकली पुट कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। अगर आप साइड से अलग से भी करना चाहो तो कर सकते हो, नो इशू। देखो 0 is your origin point, this is x axis and this is y axis, simple, okay। 0 2, ठीक है, ऐसे जैसे किया हुआ है, 0 2 4 6 8 10, एक गैप के हिसाब से आपको कब तक जाना है? 30 इज योर लास्ट पॉइंट, ओके, 30 इज योर मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा, आपका यूटिलिटी चालू हुआ 10 से ना,
जब आपका एक यूनिट आप क्वांटिटी ले रहे हो, चाहे केजी हो या फिर एक बैग हो, जो आपको पसंद है, 1 kg ऑफ आलू और 1 kg ऑफ बैग, तो 10 इज योर फर्स्ट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का या मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिन से ही करते हैं। फिर धीरे धीरे आपका यूटिलिटी बढ़ रहा है। देखो ये आपका टोटल यूटिलिटी का लाइन है, ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन आपका टोटल यूटिलिटी का लाइन है। और जैसे जैसे आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज वो डिक्रीज है ना। फिर जिस पॉइंट पे आके, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब अगर आप 6 यूनिट लेते हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी जब आपका 0 होता है तब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, और इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, मतलब कस्टमर्स और खरीदना नहीं चाहता और सेटिस्फैक्शन नहीं है उसको, हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया। आफ्टर दैट उसका मतलब यूटिलिटी क्या हो जाएगा, फॉल करेगा, और इधर ये क्या हो जाएगा, ये भी धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा। जब ये फॉल करेगा, टोटल यूटिलिटी जब फॉल करता है ना सर, तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है। हमेशा याद रखना, ये नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डाउन जरूर हो सकता है पर नेगेटिव तो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी ही होता है, टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और सैचुरेशन पॉइंट मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हो, फुल सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रोडक्ट के लिए लड़ाई करना, लेना, जो भी आप समझो। क्लियर है सर? इमेज भी, ग्राफ भी क्लियर है, टेबल भी क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, मैथ्स भी क्लियर है? आई एम जस्ट आस्किंग, बोलो। यस सर। एनी डाउट तो पूछ लो सर। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर जगह में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा, इसका पूरा का पूरा जो था ये कार्डिनल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बिकॉज सब नंबर के बेसिस पे था। इसका लिमिटेशंस भी क्या है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल हमेशा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, है ना। law is applicable if there are identical units, no change in habits, taste of income and consumer, और इसमें कांस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। law is applicable if there are standard unit, sufficient unit, neither more nor less. law is applicable if there is no time gap or interval between the consumptions. law may not apply to some articles like gold. हाँ, गोल्ड अगर आपको कोई ज़्यादा देगा तो क्या आप छोड़ दोगे? हाँ सर, अगर कोई आपको आप कम दाम पे करना चाहोगे कि और ज़्यादा गोल्ड लेना चाहोगे तो क्या छोड़ दोगे? नो सर। मनी छोड़ दोगे? अच्छा गाना, लोग अच्छा जो No, गाना sir. होता है ना, सारा दिन सुनता रहता है, नहीं छोड़ता है। हॉबीज जिस पे आपका शौक है ना, आप अगर किसी मैटर पे शौकीन हो ना, तो वो कभी भी लॉ ऑफ डीएमयू पे नहीं आता है। मतलब जितना भी कर लो सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा नहीं होता। हॉबीज, म्यूजिक सुनना, मनी के केस में, गोल्ड के केस में लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता है। याद रखना सर, हर चीज़ का लिमिटेशन एंड एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो ये लिमिटेशन भी याद रखना। एक पॉइंट मैं आपको सैचुरेशन पॉइंट की बेसिस में बताना चाहूँगा। ये जो सैचुरेशन पॉइंट की बेसिस में आप इतना देर से पढ़ रहे थे, ये कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, कंज्यूमर बिहेवियर। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, स्टार्टिंग में मैंने मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा था। कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करके कंज्यूमर बिहेवियर सैचुरेटेड हो जाता है जिस पॉइंट पे दुकानदार को भी सोचना पड़ता है, सप्लायर को भी। कंज्यूमर बिहेवियर इफेक्ट सप्लायर बिहेवियर। एक एग्जांपल देता हूँ, बस आपको ना मतलब थोड़ा सेंस आ जाएगा मार्केट के बारे में। मार्केट इन द सेंस रियल मार्केट। सर आप लोगों को एक मोबाइल फ़ोन के बारे में बताऊंगा। सर नोकिया का मोबाइल फ़ोन, आज से 10 साल पहले नोकिया का जो कीपैड फ़ोन होता था वो कितना चलता था? बोलो सर, आप ही लोग बताओ मुझे। इस तरह का फ़ोन याद है? किसी ने देखा है ऐसा फ़ोन? यस एक सर। एक टाइम पे लोगों के हाथ में ये चलता था। आई थिंक दिस इज नोकिया 1100। यस सर। आज के डेट में 768 के दाम पे मिलता है, एक ज़माने में 5000 का हुआ करता था। ज़्यादा पुराना बात नहीं है, 10-12 साल पुराना बात है। ये सर नो बोलो, होता था? यस सर। यस सर। लेकिन आज के डेट में ये दुकानदार ज़्यादा दाम में नहीं बेच सकता, है ना? बिकॉज बिकॉज क्या सर?
2-3 पॉइंट है। एक तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है ना। अब न्यू टेक्नोलॉजी क्यों आया? बिकॉज इसका यूटिलिटी खत्म हो गया। कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है वो कंप्लीट हो गया, सैचुरेशन हो गया। कंज्यूमर का यूटिलिटी सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया। ये सर नो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। तभी जाके नोकिया का ये जो, अब नोकिया का क्या प्रॉब्लम हो गया बोलो तो? नोकिया का प्रॉब्लम ये हो गया, आजकल नोकिया का फ़ोन ज़्यादा बिकता है सर। स्मार्टफोन में रिसेंटली आया है, 2-3 साल हुआ है, बट क्या कुछ अच्छा कर पा रहा है? व्हाट डू थिंक? क्या नोकिया स्मार्टफोन मार्केट में ज़्यादा कुछ अच्छा कर पा रहा है? लेकिन सर अगर नोकिया समय No, रहते sir. रहते, हाँ समय रहते रहते अगर नोकिया अपना टेक्नोलॉजी को बदल लेता, अच्छा होता, अच्छा होता। वो अपना सैचुरेशन पॉइंट को फाइंड आउट करने में नाकाम रह गया ना सर, फेलियर रह गया। तभी तो इतना बड़ा बिजनेस को आज इतना बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बट सर नोकिया के साथ साथ और एक भी कंपनी था। क्या कंपनी था? सैमसंग था कि नहीं था? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, बट क्या सैमसंग आज के डेट में न्यू न्यू फोन में शिफ्ट हो गया है? यस सर। हाँ हाँ, सर। पर नोकिया नहीं कर पाया सर। हाँ, बात समझ में आ गया सर? सैमसंग कर लिया, मतलब उसको सैचुरेशन sir. पॉइंट का समझ आ गया था, कंज्यूमर बिहेवियर को वो पढ़ लिया था, बट नोकिया नहीं कर पाया। या फिर कर पाया तो फिर शायद टेक्नोलॉजी में एक बदलाव नहीं ला पाया। जैसे कि सैमसंग गुरु टाइप ऑफ फोन था ना, इस तरह का, ये भी तो उसी टाइम पे चलता था जब नोकिया भी चलता था, बट ये नहीं कर पढ़ पाया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नॉट जस्ट एग्जाम पर्पस कॉन्सेप्ट, इट्स अ लाइफ सर। अगर आप भी कल कोई कंपनी बनाते हो या फिर किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर या फिर कंसल्टेंट के हिसाब से काम करते हो, बिजनेस को गोइंग कंसर्न रखना, हमेशा इंक्रीमेंट में रखना, आप लोग जैसे चार्टर्ड का, सीएमए का या सीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो फिर आपका दिमाग भी इकोनॉमिकली, इसीलिए इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं आपको इकोनॉमिक्स, ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं जो आप रियल लाइफ में काम करा पाओ। तो ऑलवेज रेडी रहना सर कि जब भी आपको ये सब फीलिंग आ जाए आप इसको यूज़ ज़रूर करना। तभी जैसे देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल जितना अच्छे से समझोगे एग्जाम में भी अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। चलो सर आज तो मेरा इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंज्यूमर पे भी, कंज्यूमर सरप्लस पे बात होगा। फिर आपका हिग्स एंड एलन वाला कॉन्सेप्ट में भी तो बात करना है, आईसी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज तो इतना ही है। समझ में आया तो बताना, किसी के मन में कोई सवाल हो तो भी बताना। थक गए आई थिंक तो भी बताना। क्लियर है सर? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ठीक है, चलो फिर टाटा बाय फिर सबको। बाय सर। ओके Bye, घर में sir. Bye, ओके sir. चलो बाय टाटा। घर में एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना।